When you scored that 100, what did Sachin Tendulkar tell you about? उन्होंने मुझे बैट दिया था साइन करके, नॉर्मल बात किया था कि नॉर्मली क्रिकेट के बारे में कैसा बैटिंग करना चाहिए। तो उन्होंने बोला जो भी ऐसा नेगेटिव सोचना ही नहीं है, जो भी तेरे को आता है उतना ही कर। का अपने और श्रेयस अय्यर के साथ एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। और मैंने बोला कि वो मारेगा ना रणजी ट्रॉफी में आ जाएगा तो और आ गए हो। और वो आ गया। आपको इंडिया का कॉल अप आया था फॉर द अंडर 23 एशिया कप। पहले तो मैं इमोशनल हो गया था जब कॉल आया था एमसीए से कि आप सिलेक्ट हो गए। मतलब ऐसे सुन के उधर ही ऐसे बैठ गया था। मतलब शॉक क्या सरप्राइज समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जो ड्रीम किया था कि इंडिया खेलना। This video is brought to you by Hell Energy, the bold, high-performance energy drink that fuels your hustle. Whether you're grinding at work, hitting the gym, or chasing your passion, Hell Energy keeps you going. Also, we would like to announce that Shreyas Iyer is the new brand partner of Hell Energy. So unleash the energy, unleash the hell. Now let's dive into the show. थैंक यू सो मच कौस्तुभ जी यहाँ पे आने के लिए स्टूडियो में। सबसे पहले मुझे जानना था कि आपका क्रिकेट से इंट्रोडक्शन कैसे हुआ। आप इस स्पोर्ट से आप कैसे हाउ डिड यू फॉल इन लव विद दिस स्पोर्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। क्रिकेट मेरे पापा को बहुत पसंद था एक्चुअली। कपिल देव के बहुत बड़े फ़ैन थे, तो उनको भी ऐसा था कि मैं कपिल देव जैसा ऑलराउंडर बनूं। अच्छा। तो आई थिंक चार साल का था मैं, तभी मुझे पापा दादूजी कोंडे स्टेडियम लेके गए थे। मतलब हर एक कोचेस के पास लेके गए, सब ने मुझे ना बोला क्योंकि बहुत छोटा है, बॉल लग जाएगा ऐसे। क्या एज क्या था? 4.5 था तभी। और फिर एक कोच जो मेरे फर्स्ट कोच थे प्रशांत राठौड़ सर करके, तो उन्होंने बोला ठीक है इसको हम लोग कोचिंग कराते हैं। और उन्होंने वो टाइम में मुझे शायद फीस भी नहीं ली रही। तो स्टार्ट किया फील्डिंग ऐसे नॉर्मल। और मैंने सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड तक सिर्फ डिफेंस किया था। और मुझे शॉट्स मारने बीच में एक आध दिन बोले मार करके सिर्फ डिफेंस, मतलब वो डिफेंस इम्प्रूव करने के लिए। तो पूरा टाइम वही प्रैक्टिस करते रहे। फिर धीरे धीरे कैसे पापा हर एक दिन मुझे प्रैक्टिस के लिए बाहर लेके आते थे। कितना बजे आपको मालूम है? 4 बजे सुबह के। उसका रीज़न है कि मुझे इतना प्यार हो गया था क्रिकेट के लिए, तो मैं उनको सुबह 4 बजे उठा के लेके जाता था और कभी ना भी नहीं बोले। मतलब मेरा जो भी क्रिकेट में मैं खेला हूँ ना, तो उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे को ना बोला नहीं। पूरा दिन खेलता था, स्कूल पढ़ाई में भी अच्छा था, तो वो दोनों हैंड इन हैंड होता था अच्छे से। पेरेंट ने कभी नहीं बोला कि नहीं तो आज नहीं खेले, कौन सा भी, मतलब ऐसे नहीं, नीचे भी जा रहे खेल रहे, सब गेम में वो कभी ना नहीं। वो तो फुल सपोर्ट मिला। हाँ, तो फिटनेस जो भी था मेरा वो नेचुरली मेरा इंप्रूव होते गया। ऐसा कुछ स्पेसिफिक कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि अपना जो भी पहले वाले जो गेम्स है उसमें हर एक पार्ट, बॉडी पार्ट का अपन लंगड़ी खेलते थे, तो खो खो खेलते थे या जो कबड्डी खेलते, एजिलिटी भी होता था, लेग स्ट्रांग भी होते थे, जो भी टेंडन जो भी है लंगड़ी में अपना टेंडन भी स्ट्रांग होता है, तो जो भी पार्ट है तो उधर नेचुरली होते थे। तो इसलिए मैं क्विक होते गया, फिजिकली स्ट्रांग होते गया। आप अपना जर्नी के बारे में बता सकते हैं? वहाँ से आपने प्रोफेशनल, आपके जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी ने आपको हेल्प किया, वहाँ से प्रोफेशनल क्रिकेट और वहाँ से रणजी ट्रॉफी से पहले का जो जर्नी है, आप उसके बारे में ज़रा आप एक्सप्लेन कीजिए। ठाणे में सुलक्षण कुलकर्णी सर थे। एक बार बड़े प्लेयर्स लोगों का प्रैक्टिस चालू था, जो भी जो सीनियर्स मतलब अंडर 22 रहेंगे शायद, और मैं हार्डली 10 साल का था। तो पापा एक बार उनके पास लेके गए। तभी इंडोर टर्फ ये सब नहीं था, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थे, सब ऐसा रबर बॉल से खेलते थे बारिश में। तो एक बार पापा लेके गए सर के, सुलक्षण कुलकर्णी सर के पास में। तो उन्होंने बोला कि सर ये मेरा बच्चा है, ऐसे ऐसे है। तो सर बोले कि हम लोग नॉर्मली बच्चों को लेते नहीं है, फिर भी मैं इसको देखता हूँ कि कैसा खेलता है करके। तो उन्होंने बॉल्स डाले और उनको मेरी बैटिंग बहुत पसंद आई। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं इसको कोचिंग में लेता हूँ। 1 महीने का कैंप हुआ रहेगा, क्योंकि बारिश तभी हार्डली आई थिंक अगस्त या जुलाई रहेगा, याद नहीं आ रहा मुझे। फिर वहाँ से मेरा मेन जो क्रिकेट का जो मतलब बोलते हैं ना कि जो इम्पोर्टेंट पाथ होता है, वहाँ से चालू हुआ टर्निंग पॉइंट। हाँ, तो वहाँ से उन्होंने मुझे बोला कि सितंबर में MIG क्रिकेट क्लब में एकेडमी में सिलेक्शन है, तो वहाँ जाओ। तो MIG बांद्रा में था, ठाणे से बांद्रा में कोई एक्सपेक्ट, और मुझे कुछ आइडिया ही नहीं ट्रैवलिंग क्या कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ खेलना था। तो मेरे पेरेंट्स ने लेके गए ठाणा से दादर, दादर से बांद्रा, बांद्रा से वापस बस, और हम लोग स्टेशन से भी लंबा रहते थे मुलुंड और ठाणे के बॉर्डर में। तो वहाँ ट्रैवलिंग बहुत होता था। तो गए, फिर वहाँ सिलेक्ट भी हो गए। फिर वहाँ से जर्नी चालू हुआ।
जो भी इम्पोर्टेंट मतलब अंडर 12 का मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट था, मैं वहाँ से अंडर 14-15 MIG का कैप्टन भी बना, वहाँ से हम बहुत सारे चैम्पियनशिप जीते। वहाँ से मुंबई के लिए भी अंडर 14 था सिलेक्शन में, जो वहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज था। जो बेस्ट टीम, मैं थाना डिस्ट्रिक्ट पहली बार शायद फाइनल में गई रही तभी। तो जो बेस्ट टीम, जो जितनी वाली टीम बनाई थी सिलेक्टर्स लोग ने, हम लोग ने उनको ही हराया। तो उनके अगेंस्ट मैंने 194 भी किए और 5 विकेट भी निकाले थे। एक्चुअली मेरे सिलेक्शन में उन लोग ने एज अ बॉलर नहीं लिया था, उनको पता नहीं था कि मैं बॉलिंग अच्छा भी डालता हूँ। तो मैंने हाईएस्ट विकेट टेकर भी था, हाईएस्ट स्कोरर भी था। फिर अंडर 15 हम लोग खेले, सेमीफाइनल हारे, मतलब शॉर्टेज हुए थे पंजाब की टीम, स्ट्रेंथ से हम लोग कम पड़े थे। थोड़े वो लोग तगड़े रहते हैं, हम लोग उतना स्ट्रांग नहीं रहते। मुंबई इज नोन फॉर क्या मेंटली कितने स्ट्रांग रहते हैं, उस हिसाब से अपन करते हैं। तो फिर अंडर 17 में भी फर्स्ट ईयर था, मैं वाइस कैप्टन था, तभी मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था सिलेक्शन मैचेस में, पर मैंने रन्स नहीं किए थे इतना। और कोच सतीश सामंत थे, मेरे ही कोच है वो। उन्होंने फर्स्ट मैच में मेरे को 7 नंबर भेजा था, 7 या 8 नंबर, एज ए ऑलराउंडर खेल रहा था, क्योंकि जो ओपनिंग बैट्समैन थे उन्होंने ज़्यादा रन किए थे मेरे। तो मैंने वो कभी हैंडल नहीं किया प्रेशर, क्योंकि मैं ओपनिंग बैटिंग करता था और मुझे 7-8 नंबर का आदत नहीं था। तो मैं 0 पे आउट हो गया, फुल टॉस बहुत जोर से हाथ में मार दिया बॉलर के। और मुझे नेक्स्ट मैच सर ने बाहर बिठा दिया, वाइस कैप्टन होके भी। अच्छा। तो वो डिसीजन है ना, मुझे तभी लाइफ में मतलब एक सडन बोलते हैं ना कि ऐसा मतलब मेरे साथ, हाँ, कि वाइस कैप्टन होके मैं बाहर कैसे बैठ सकता हूँ। और मुझे मेरा जो नंबर ऊपर गया है, तो मुझे ठीक है 4-5 नंबर भी भेज देते थे, एक बार चला, वो प्रेशर में हैंडल नहीं कर पाया। और हम फर्स्ट इनिंग से मैच हारे थे बंगाल के अगेंस्ट। तो वहाँ से वो मैच एक 4th मैच भी खेला, स्विमिंग ट्रैक था, तो एक ओपनिंग बैट्समैन इंजर्ड था, तो मैंने भेज दिया था। वो मैच में 15 किया था और हार्डली 70-80 में ऑल आउट हो रहे थे दोनों टीम में। जस्ट हम लोग आउटराइट जीते थे। और फाइनल में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला और वहाँ पे मैंने रन्स किया, 75 किया, क्रुशल 2 दिन 2 घंटा बैटिंग किया था। पंजाब ने, मनदीप सिंह ने 100 मारे थे वो मैच में। पर पंजाब की टीम इज नोन फॉर अटैकिंग क्रिकेट, और हम लोग ने इतनी अच्छी बॉलिंग, सौरभ नेत्रावलकर है, अच्छा, जो यूएस को खेला, वो था टीम में। गौरव जठार, उसने 91 या 92 ओवर्स डाले थे, मतलब ऑलमोस्ट एक दिन उसने ही बॉलिंग डाली थी। और उसने आई थिंक 7 विकेट्स निकाले थे वो मैच में, क्रुशल थे 352। और मेरा शीन इंजरी हो गया था वो मैच में। अच्छा। तो शीन इंजरी में चलने नहीं हो रहा था। तो और कैसे पहले से ही मैं ना इतना मोटिवेटेड था कि स्पोर्ट्स खेलना ना जान लगाना है उधर। मतलब मेरा अपब्रिंगिंग ही वैसे हुआ था, कुछ भी हो गया टीम को जिताना है। तो हम लोग खेले, पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छा 50+ हुआ, विकेट गई। फिर मैं दूसरा विकेट जल्दी गया। फिर मैं और सूर्या खेल रहे थे, उसमें ना रिवर्स स्विंग हो रहा था। और पता नहीं, मुझे इतना क्रिकेट खेल चुका था ना मैं, बचपन में टेनिस क्रिकेट जो खेलते थे वो खेला था, मालूम नहीं मुझे वो स्मार्टनेस कहाँ से आया था। रिवर्स स्विंग हो रहा था। आपने वो सचिन पाजी का स्टोरी सुना रहेगा, जो आई थिंक राहुल द्रविड़ के साथ, जो रिवर्स स्विंग में बता रहे बैट्स का चेंज, हाँ, राइट। तो वो टाइम में मैं और सूर्या थे तभी ये स्टोरी, मतलब ये पता नहीं वो कैसा दिमाग में आया। तभी हम लोग बोल रहे थे अंदर बाहर, जैसा शाइन पकड़ता था नॉन स्ट्राइकर, क्योंकि रिवर्स स्विंग वो अच्छा डाल रहे थे, रन नहीं मिल रहे थे, बहुत टाइम और रन नहीं मिल रहे। तो मैंने उसको बोला कि अंदर बाहर, तो और उनका कैप्टन ही फास्ट बॉलर था। अच्छा। तो वो बोला, अंपायर को बोला, सर डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को, ये बीच में बोल रहे हैं। तो फिर हमने वो बैट का जैसे ही बोला वही सेम बताया, और रन्स इजीली आने लगे, क्योंकि हमको मालूम है अंदर ही आने वाला है या बाहर जाने वाला है, तभी इजी आया। और एंड ऑफ डेज प्ले था तभी, और हमने तभी उसने एक शॉर्ट ऑफ वुडलैंड मुझे बॉल डाला। सूर्या ने बोला था मुझे अंदर आने वाला, मैं रेडी था कि खेलना ही है, अभी अंदर आना मतलब खेलना ही है। और अचानक से बॉल बाहर गया और मैं कॉट बीन आउट हो गया। ओके, हाँ। तब मेरे को समझा कि साला बॉल बाहर पकड़ा था उसने और आउट स्विंग हो गया था, क्योंकि छुपा के डाल रहे थे वो लोग, तो मालूम नहीं क्या हो, लोगों को भी समझ गया था क्या टैक्टिक्स। तब भी मैंने और एक क्या सीखा कि जब कुछ मालूम ही नहीं तो बोलना ही नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि मुझे उसने अंदर बोला, एक्चुअल में था बाहर, उसने छुपा के डाल रहा था ना, तो मैं बाहर अंदर के लिए रेडी था, और बाहर जैसे गया मैंने बैट डाल दी। तब और एक एक्सपीरियंस मिल गया कि नेक्स्ट टाइम जब होगा तो मैं बोलूंगा, जब मालूम नहीं है ना तो कुछ बोलना ही बीच में रखना है। नहीं, बीच में वो सचिन तेंदुलकर बोलना ही नहीं है, या फिर बीच जो भी है वो तभी एक्सपीरियंस आया। तो जैसे एज कोचेस लोग का एक्सपीरियंस आता है, हमारा एक्सपीरियंस रहता है, और जो भी बेटर प्लेयर होते हैं वो सीखते ही रहते हैं। और ये हमारे अपब्रिंगिंग में था मेरे, जो भी है पेरेंट्स, कभी भी कोचेस को कभी उल्टा नहीं बोलना,
जो भी है कुछ भी बोले, गाली दे या वो तुम्हारे अच्छे के लिए रहेगा, वो सोच के करना है तुमको। तो मैं पूरा ट्रस्ट कोच पे रखता था। वहाँ रन्स किए, फिर 19 में गया। 19 में प्रोबेबल्स में चंद्रकांत पंडित सर डायरेक्टर थे बीकेसी में। वहाँ पे उन्होंने जो बैलेंस और वो सब इम्प्रूव कराया था ना, मैं प्लैंक पे खड़े करके बहुत कुछ किया था। एक्चुअली उनका मेरे को स्टाइल बहुत स्ट्रिक्ट है। क्या क्या थे, क्या क्या ड्रिल्स कर रहे थे आपको? नहीं, बहुत सारे ड्रिल्स थे, मतलब स्टम्प्स का ड्रिल था, मतलब प्रॉपर टेक्निक अच्छा रहेगा तो ही आप सर्वाइव होगे ऊपर के लेवल में। उन्होंने वो बता दिया था कि एक लड़के का था, वो कितना 100 मारा, अगर तो बोला मेरा ग्रिप नहीं जम रहा है या कुछ चीज़ नहीं जम रहा है तो सर पूछते कितना 100 मारा तू, तो 1 या 2 बोला ना तो उधर ही बोलते जो बोलता हूँ ना मैं, वो चुपचाप सुन, तो तेरे अच्छे के लिए। तो वो मतलब जो भी ड्रिल्स किए ना, वहाँ से मेरा गेम पूरा चेंज हो गया था। टेक्निकल मैं पहले बॉटम हैंड से बहुत मारता था, थोड़ा अटैकिंग खेलता था वो टाइम में, पर एक टाइम के बाद आप सर्वाइव नहीं हो सकते ऊपर के लेवल में। तभी मैं टेक्निकल बैट्समैन ज़्यादा हो गया। तभी मैं बॉल पास से छोड़ना, क्लोज टू द बॉडी खेलना, ये सब। बैकफुट ड्राइव जो मेरा नहीं था, मेरा स्क्वायर कट बहुत स्ट्रांग था, कवर ड्राइव बहुत, ऑफ साइड पूरा स्ट्रांग था, बैकफुट ड्राइव नहीं था क्योंकि काफ में इतना स्ट्रेंथ था ही नहीं। वो प्रैक्टिस कर करके काफ में स्ट्रेंथ आ गया, वो प्रॉपर बॉल के लाइन में जाके वो टेक्निक आया, और वो मुझे रणजी ट्रॉफी में आगे काम में आया। मतलब वहाँ से स्टार्ट हो गया, पर रणजी ट्रॉफी में आपको खेलना है तो शॉर्ट ऑफ लेन, शॉर्ट बॉल, ये सब आपको अच्छे से खेलना चाहिए। तो वो वहाँ से मेरा इम्प्रूव हो गया। और 19 में मैंने लगातार 2 साल बहुत रन किए, हाईएस्ट स्कोरर था, मुंबई जूनियर क्रिकेटर ऑफ द ईयर था, चैम्पियन हो गए थे हम लोग अंडर 19, अंडर 17 जो बोले पंजाब, वो भी चैम्पियन। मतलब मैंने हर एक चैंपियनशिप एज ग्रुप में जीती। फिर 23 में गया, उसमें भी मुझे 1 साल 100 राइस हुए थे। ओके। तो मतलब टूर से आ रहा था मैं चंडीगढ़ से, कल सिलेक्शन मैच है। तो मुझे पता था कि मैं होने वाला हूँ, ऑलरेडी मैंने इतना परफॉर्मेंस 2 साल में 18 सेंचुरीज मारे थे। यूनिवर्सिटी ले लो, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी विजी ट्रॉफी, स्टेट के मैचेस, इंटर कॉलेज, ए डिवीजन क्लब, उसमें मैंने 2 साल में 18 सेंचुरीज मारा थे। और ऑलरेडी था कि ये फ्यूचर प्लेयर है। मैं ट्रैवलिंग के टाइम में मुझे सोराइस हो गए, और उसमें ना मैं इन्फेक्शन हो गया था ये आँख में। और उसमें ना अभी भी आप देखो मैं स्माइल करता हूँ, ये हल्का सा आँख छोटा भी लगता है क्योंकि ये सूजा हुआ है, अब कम हो गया बहुत। अभी बहुत था। तो मैंने उधर कोच को भी बोला था कि सर देखो मेरा ऐसा ऐसा सीन है, तो मैं खेल तो नहीं पाऊंगा, तो आऊँ क्या ग्राउंड पे? तो बोले कि मैं ही मत आ, क्योंकि सबको हो जाएगा नहीं तो। फिर एक मैच मुझे लगा हो जाएगा रिकवर, एक आँख का रिकवर हो गया, यही नहीं हुआ क्योंकि ये आँख को इन्फेक्शन हो गया था थोड़ा। तो बाद में मैं जैसे खेलने लगा, मुझे एक्चुअली ये आँख से ब्लर दिख रहा था ऑलमोस्ट, वो 1-1.5 साल मुझे ये आँख से ब्लर दिख रहा था। मैंने किसी को बताया नहीं। एक बार चंदू सर कैचेस दे रहे थे, और जितना भी, और सन के सामने जितने भी कैचेस ले रहे थे ना, मैं एक भी कैच पकड़ा नहीं। ओके। और मुझे बहुत गाली मिला था क्योंकि रीजन यही था कि मैं ऊपर देखता आँख बंद होता था। टेक्निक, सर कितना भी टेक्निक वो ऑलरेडी मालूम था मुझे, और क्या है ना, ये आँख खोल ही नहीं सकता था मैं। किसी ने पकड़ा नहीं आपको उस वक्त? नहीं। अच्छा। नहीं। और मैं रन्स किए, ऐसे नहीं कि नहीं किए। मैंने रन्स किए उस साल, पर जो बेस्ट रहता है मेरा, जो परफॉर्मेंस होता है उससे हल्का कम था, इसलिए मैं रणजी ट्रॉफी जस्ट 19-20 था। मतलब ओपनिंग बैट्समैन और एक था, मैंने सेमीफाइनल में 100 मारे, उसने फाइनल में मारे, तो उसको सिलेक्ट किया था वो साल। फिर नेक्स्ट ईयर वापस अपॉर्चुनिटी में 23 रहेगा, 22, तभी बहुत चेंजेस हुए, 22, 20, 25। तो रन्स किए मैंने। फिर वसीम जाफर इंडियन ऑयल के साथ मैच था हम लोग का, वसीम जाफर रणजी ट्रॉफी कैप्टन थे, इंडियन ऑयल कैप्टन थे, और तभी मेरा नाम ऑलरेडी हुआ था कि ये लड़का है, उसको देखो करके। और स्विमिंग ट्रैक था, 2 विकेट जल्दी गए थे, वहाँ से मैंने 118 मारे थे, पूरा दिन बैटिंग किया था। और तभी उनका चाहिए था कि कोई खड़ूस बैट्समैन मिले जो खड़ा रहे पूरा दिन, टीम को जो ऑलरेडी अटैकिंग प्लेयर्स बहुत थे, तो उनको वैसे प्लेयर। और पहले वो राइट टाइम में क्लिक हो गया, सीधा टीम में आ गया मैं, और वहाँ से फिर जर्नी आ गई। ओपनिंग का ये कीड़ा कहाँ से आया, कब से आया ये? नहीं, जो एक्चुअली मैं अंडर 12 तक मिडल ऑर्डर था। अंडर 12 में जो लोकल टूर्नामेंट्स होते थे बड़े बड़े, उसमें मैंने रन्स किए थे। एज ए ऑलराउंडर ही खेलता था, 2 डाउन जाता था या 3 डाउन जाता था, और बॉलिंग डालता था। अचानक एक बार अंडर 14 या 15 का मैच था, MIG वर्सेस SPG। तो कैसे उधर ओपनर कोई था नहीं, तो कोचेस ने बोले इसको प्रमोट करते हैं, 14-15 जो भी रहेगा उसमें खिलाते। खिलाया, मुझे ओपनिंग भेज दिया। हम लोग चेस कर रहे थे 210 या 15 रन कर रहे थे कुछ। तो
ओपनिंग भेज दिया मैंने, 100+ समथिंग नॉट आउट किया और प्रवीण आमरे सर ने देखा, एसपीजी में मैच था, देखा तो नेक्स्ट डे सिलेक्शन था, वो एलएफ कप जो तभी सिलेक्शन टूर्नामेंट होता था, अंडर 15 था वो सर शायद, तो और मैं अंडर एज था, क्योंकि मैं 12 साल का था, मुझे थाना सेंटर से भेजा नहीं था सिलेक्शन के लिए। तब क्या हो गया, मेरे पापा बोले नहीं चल तू जाते, अपन गया और प्रवीण आमरे सर ही सिलेक्टर थे, मतलब नसीब ऐसा था, सबको पता है ये छोटा है ये तो नहीं होगा, ऐसा सबसे पहला नाम मेरा आ गया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेरा बैटिंग एक दिन पहले देखा, ये लड़का इतना कैलिबर है, और थाना डिस्ट्रिक्ट में कैसे तभी इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं थे वो टाइम में मेरे से, और उसके 1-2 साल पहले बहुत सारे प्लेयर्स खेले थे, अच्छे खेले थे, पर एक थाने में एक ही प्रॉब्लम है कि कोचेस अपग्रेड नहीं हो रहे। जो भी कोचेस आ रहे हैं ना, तो वैसे अपग्रेड होना चाहिए, आप लेवल कोचिंग करो, जो भी है वो करना चाहिए, तो इसलिए वो थाने के प्लेयर्स अभी इतने बहुत कम हो गए, पहले थोड़े ना कुछ 1, 2, 3, 4, 5 खेलते थे, तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। आप देख रहे हो अभी पालघर साइड से आ रहे हैं, पालघर साइड से बहुत अच्छा हो गया, उधर ग्राउंड्स हो गए, थाना साइड में इतना सब डेवलप हो रहा है अभी वो साइड एरिया भी, डेवलप हो रहा है, और मेन मतलब क्या, उन लोग डेवलप करना है, बनाना और डेवलप करने में बहुत डिफरेंस है, आपको प्लेयर डेवलप करना है और ग्राउंड डेवलप करना है, आपको फैसिलिटीज, आप अगर देखोगे एज अ कोच कि आपको क्या चाहिए, आपको अगर प्लेयर बनाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है फैसिलिटीज। आप कितना अगर मैं अच्छा कोच हूँ तो मेरे पास ग्राउंड ही नहीं है, मेरे पास कुछ फैसिलिटीज ही नहीं कि मैं उसको प्रैक्टिस कराऊँ, तो वो प्लेयर नहीं बनेगा। मैं कितना भी नॉलेज दूँ, नॉलेज से नहीं होता है सब कुछ, आपको उतना प्रैक्टिस भी करना है, नॉलेज भी ज़रूरी है, वो आगे के लेवल के बहुत, अगर वो प्लेयर अच्छा रहेगा तो, नहीं है तो फिर उसको कैसे सिखाओगे आप, वैसे। करेक्ट। ये एक मिसकंसेप्शन भी रहता है ना, सिंस यू हैव बीन एन ओपनर, तो कुछ मिसकंसेप्शन रहता है व्हेन इट कम्स टू ओपनिंग, तो आपका क्या राय है इसके ऊपर? मिसकंसेप्शन मतलब आप वो जो नया बॉल खेलना है उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट? देखो मैं तो एक अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कि ओपनिंग बैट्समैन को बहुत टाइम मिलता है रन्स करने के लिए, और मेरा आप देखोगे, और ऑलरेडी रणजी ट्रॉफी में मेरा रिकॉर्ड है, स्टार्ट से लास्ट तक बैटिंग किया मैंने, तो आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलता है आप बैटिंग करते रहो। बैटिंग मेरा तो एक ही सिंपल था कि जो भी आएगा उसको बैटिंग देना नहीं है, बस मैं पूरा खेलूँगा, तो मेरा वो दिमाग में पहले से था कि मैं पूरा बैटिंग करूँगा। तो अभी क्या हो गया है कि कोचेस भी वही बोलते हैं, आपका काम है नया बॉल खेलना, वो कभी नहीं बोलते कि नया बॉल खेलने के बाद में तेरे को बड़ा इनिंग खेलना है, बहुत कम कोचेस बोलते हो। मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बोलनी ही नहीं चाहिए, एज अ ओपनर है तो उसको मालूम है कि नया बॉल खेलना है, आप उसको प्रैक्टिस कराओ उसका। और बहुत सारी चीज़ ऊपर के लेवल में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर उन लोग नया बॉल का प्रैक्टिस करा, सिर्फ नया बॉल का ही कराते, पुराना स्पिनर को क्यों, नए ओपनिंग बैट्समैन जो रहते हैं उनको स्पिनर को प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि रीज़न वही है कि वो लोग को स्पिनर को बॉल जो रहता है उसका प्रैक्टिस नहीं मिलता, उनको नया बॉल का ही प्रैक्टिस होता है, या फिर सिर्फ पुराना बॉल का प्रैक्टिस होता है, फिर नया बॉल का प्रैक्टिस नहीं होता है। आप सब प्ले में मिडल ऑर्डर रहने दो या ओपनिंग बैट, सब बॉल, अलग अलग टाइप के बॉलर्स, अलग अलग साइड्स, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, आगे पीछे, अंदर से बाहर से, ये सब एंगल से आपको खिलाना चाहिए बॉलर्स को, और अलग अलग पिचेस भी, मतलब ग्रीन रहने दो, ग्रास रहने दो, अच्छा बाद में ड्राई विकेट रहने दो, डैम विकेट, क्योंकि ओपनिंग बैटर हो गया तो लाइफ में उसको 80% डैम विकेट ही मिलेगा स्टार्टिंग में, तो बॉल रुक के कैसे आएगा, वो कैसे खेलना चाहिए। अभी कांगाली के सब लोग इंडोर में प्रैक्टिस करते हैं, इंडोर में आप प्रैक्टिस करके कांगाली में परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि बॉल कंडीशन से एकदम डिफरेंट है, बॉल रुक के आता है वहाँ पे, और आप प्रैक्टिस कर रहे हो एकदम पाटा पिच जैसा जो बैट पे आता है, तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। तो आपको उसके लिए स्ट्रैटेजी करना पड़ेगा, कौन सा बॉल यूज कर सकते हैं, विंड बॉल आता है, वो बॉल से प्रैक्टिस कर सकते, क्योंकि वो रुक के आता है सेम जैसे उधर आता है, कौन से शॉट्स ऑन है, कौन से शॉट्स नहीं मार सकते हो, तो प्रॉपर प्लान नहीं करते, इसलिए कांगालिंग में बहुत सारे प्लेयर्स सर्वाइव नहीं होते, और वो मोस्टली अटैकिंग प्लेयर्स परफॉर्मेंस करते हैं। तो सिलेक्शन आप देखने जाओगे कि वो कांगाली का परफॉर्मेंस अगर सिलेक्शन में काउंट कर रहे हैं तो ये मुझे नहीं लगता कि वो राइट है, क्योंकि कांगाली में बॉल अलग आता है, आप स्टेट के टीम के लिए उधर बॉल अलग आता है, वो आप उसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, पर उससे सिलेक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है। अब सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, तो मैं जितना मैंने देखा है कांगाली में ऐसे मारने वाले बहुत रन्स करते हैं, पर जब बॉल हिलने लगता है, बॉल बैट पे आता है,
कट होता है तभी उनको खेलने नहीं आता। वैसे है तो बहुत सारे शॉर्टलिस्ट करने के लिए ठीक है कि वो चल डिफिकल्ट रहता है कांगा, ऐसे नहीं है कि पर जो लड़का नीचे से मारता है अगर घास इतना बड़ा बड़ा रहता है तो वो कैसे रन करेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा वो सब। तो कोचेस का ही रोल इधर ज़्यादा होता है कि तेरे को अगर कांगाली में परफॉर्मेंस करना है तो ये सब शॉट्स के तेरे प्रैक्टिस भी कराना चाहिए। सिर्फ सर्वाइवल नहीं होता, आपको अगर जीतना है तो 3 घंटे में आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा एक टारगेट, अच्छा टारगेट देके जहाँ पे आप जीतने का चांसेस और फाइटिंग स्कोर रहना चाहिए क्योंकि सामने वाले को भी लगना चाहिए कि जीत रहे हैं, तो फिर वो ड्रॉ के लिए खेलते। T20 का जो फॉर्मेट है, वी हैव सीन कि इट कैन अफेक्ट द प्लेयर्स का टेक्निक। तो ये जो फॉर्मेट है क्या आपके टेक्निक को अफेक्ट किया है? बेसिकली कैसा रहता है ना, T20 बहुत लेट आया है और नॉर्मली हम लोग पहले वर्क कर रहे थे वनडे फॉर्मेट के लिए। जब हम खेलते हैं मोस्टली 30 ओवर्स का मैचेस खेलते थे, फिर धीरे धीरे 40-45 ओवर्स के मैच खेलते थे, तो हम लोग उस हिसाब से प्रोग्रेस हो रहे थे। और स्टार्टिंग में कोचेस क्या बोलते हैं कि तेरे को क्लोज टू द बॉडी खेलना है, टेक्निक पे ध्यान देना है, जो भी आड़ा नहीं मारना है। सबसे बड़ा मुंबई में वही था पहले कि स्कूल क्रिकेट में आप आड़ा मारोगे तो अंपायर आउट देता है, अगर आउट भी नहीं रहेगा क्लोज रहेगा तो भी आउट देते थे क्योंकि आड़ा नहीं मारना है। तभी वो माइंडसेट बन गया था, तो उसमें उसके वजह से बहुत लोग आड़ा मारना बंद हो गए। तो ऐसा टेक्निक में थोड़ा फर्क होता ही है क्योंकि आप थोड़ा अटैकिंग माइंडसेट में खेलते हो, थोड़े खड़े खड़े खेलते हो, ऊपर से ज़्यादा मारने देखते हो T20 में। पर कैसे है ना, ये इसमें बहुत बड़ा रोल कोचेस का भी आता है। क्या होता है कि पहले के जो भी क्रिकेटर्स थे उनको कैसा जब से T20 आया है तो बोले कि ये पूरा टेक्निक ख़राब कर देगा बच्चों का। पर अभी कैसा है, अभी ये जो चीज़ें चल रही है इसके पीछे तभी क्या सिर्फ क्रिकेट के बारे में सोचते थे, क्रिकेटर्स के बारे में सोचते थे, अभी पब्लिक के बारे में सोचते हैं। ये गेम अभी एंटरटेनिंग हो गया, इसमें बहुत सारा पैसा आ रहा है, तो आप हर बार सोच नहीं सकते कि ये ऐसा वैसा होगा, आपको अभी थोड़ा अपग्रेड होना पड़ेगा। क्योंकि हमारे टाइम में भी ये आड़ा नहीं मारना है, उसमें हमको भी अफेक्ट पड़ा है कि हम लोग जब बड़ा लेवल खेलते हैं तो थोड़ा अफेक्ट पड़ता था क्योंकि हमको नया सीखना था। ऑलरेडी रणजी ट्रॉफी आप लेवल में गए तो ऑलरेडी थोड़े डेवलप होना ही चाहिए। आप सीखते रहते हैं, हर एक बार आप अभी सीखते रहते हो। अभी पर्सनल कोचिंग ये सब बाद में आ गया, पहले ये सब नहीं था। ग्रुप कोचिंग में आप कितना कर सकते हो, ग्राउंड का अवेलेबिलिटी उतना है क्या प्रैक्टिस के लिए, सबका बुकिंग रहता है, इतना टाइम में करना है, तो आपको अलग से प्रैक्टिस करना पड़ता था। और आपको इतना नॉलेज भी नहीं था कि कैसे करना है, कि कोच जो बोलेंगे वही कर देते आप। जैसे जैसे आप खेलते हैं फिर बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ बात करते हैं तो आपको एक नॉलेज मिलते जाता है। तो मेरा वही है कि फॉर्मेट चेंज होते हैं तो आपको वो एडजस्ट करना आना चाहिए, जो भी आपका टेक्निक है ना वो एडप्ट करना आना चाहिए। कि जब अगर डेज क्रिकेट है, प्रॉब्लम क्या हो गया था, एक बार हमारे कॉर्पोरेट मैचेस हुए थे, एक दिन पहले हमारा T20 टूर्नामेंट चालू था, नहीं डेज क्रिकेट था, सबका बैट आगे जा रहा था, मतलब रुक रहे नहीं थे, तो उसमें हम लोग हार गए थे वो मैच क्योंकि हमको टाइम नहीं मिलेगा, थोड़ा एडप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। वाइट बॉल और रेड बॉल में फ़र्क रहता है, Correct. थोड़ा आपको भी आदत होनी चाहिए कलर की, तो उससे थोड़ा इशू होता ही है। पर वो ये कोचेस को मैं वो ये बोलूँगा कि आप उनको कौन सा भी शॉट मार रहे हैं ना, मारने दो, पर आप सिखाओ कि वो कैसा मारना है। जितने बचपन में उनको टेक्निक मालूम पड़ेगी ना, उतना वो प्रैक्टिस करके वो डेवलप करेंगे। आप उनको कोई भी चीज़ ऐसे अवॉइड मत, बेसिक स्ट्रॉन्ग कराओ, पर ये भी साइड बाय साइड उनको वो शॉट्स खिलाओ, रिवर्स स्वीप जो भी है रैम शॉट, तो आगे उनको काम में आएगा। करेक्ट। बेसिकली फ्रीडम मिलना चाहिए कोई भी प्लेयर को, एंड सो दैट दे कैन ऑल्सो प्ले प्रॉपरली। और डिपेंड वो प्लेयर टू प्लेयर है कि प्लेयर भी कैसा है। अभी उसको बैट पकड़ने ही नहीं आता है तो आप उसको सिखा नहीं सकते, पर फ्रीडम देना चाहिए उसको। पहला बैटिंग देखो, डायरेक्ट आप उसको ग्रिप पकड़ने मत बताओ। अगर वो अच्छा ही मार रहा है तो आपको सिखाने की जरूरत नहीं। कोचिंग कब नहीं करना है वो भी कोचिंग है। करेक्ट। कि सब क्या, तो मेरा कोच दिखाने के लिए लोग करते, पेरेंट्स आ गए बस देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ उनको, ऐसा नहीं है। नहीं करना, कभी कभी जरूरत नहीं रहती किसी को कोचिंग करने की, वो भी एक कोचिंग है। आपका रणजी ट्रॉफी का डेब्यू कब हुआ? 11-12 हुआ था। कैसा था उसका एक्सपीरियंस, कैसा था? नहीं, एक्चुअली जब कॉल आया था मतलब इमोशनल हो गया था कि सिलेक्ट हो गए थे तभी। और मतलब सब खुश थे। मैं कभी सोचा ही नहीं था कि रणजी ट्रॉफी खेलूंगा। ठाणे से एक मिडिल क्लास के घर से आए थे, कभी सोचा नहीं था कि हम रणजी ट्रॉफी खेलूंगा। बहुत बड़े प्लेयर्स खेलते हैं सब। वो टाइम में तो सब इंडिया प्लेयर्स ही थे, मतलब मैं जब डेब्यू किया था ऑलमोस्ट आप देखोगे कि इधर वसीम जाफर है, सचिन तेंदुलकर, रमेश पवार, आविष्कार साल्वी, सब ऑलमोस्ट इंडिया ही प्लेयर थे।
और जो भी यंग प्लेयर्स थे उसमें मैं और सूर्य ही था, सबसे छोटे थे दोनों। बाकी सब इंडिया प्लेयर्स, जहाँ देखो वहाँ देखो सब जगह। जहीर खान खेले साथ में, अजीत अगरकर खेले, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। और बेस्ट थिंग क्या था ना, मैं राइट टाइम में, मतलब कैसे है ना, आप जब टीम में आते हो जूनियर रहना ज़रूरी है, क्योंकि आपको सीखने बहुत मिलता है। आप जाते हो अगर एक सर्टन एज, मतलब 25 के बाद आप मतलब इतने भी जूनियर नहीं रहते हो, और जो भी टीम में खेल रहे हैं वो सर्टन एज के ही रहते हैं। एक हाथ कोई, क्योंकि वो टाइम में सब 30+ थे, सब इंडिया खेले थे, तो वो लोग डेफिनेटली टीम में मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स रहते ही है जो इंडिया खेले हुए हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी मिलता है बहुत सारी चीज़ें सीखने। खेलना, बॉलिंग में विकेट्स निकालना वो अलग रहता है, पर उनके जो आइडियाज़ रहते हैं ना, वो आपको लाइफ टाइम याद रहते हैं। किसी ने कोई एडवाइस दिया आपको, कोई बड़े खिलाड़ी? एडवाइस मतलब सबसे ही बात करता था, मुझे सीखने का बहुत खास था। तभी क्या क्या था, क्या बातचीत था? नहीं, अभी कैसे बैटिंग कर रहे हैं और मास्टर बैटिंग को आया है, मास्टर में सचिन तेंदुलकर पाजी, सबको पता है मास्टर ब्लास्टर। तो स्पिनिंग ट्रैक था, क्वार्टर फाइनल मैच था, मैं ऑलरेडी 80s पे समथिंग खेल रहा था, और सेकेंड इनिंग था वो। स्पिनिंग बॉल अच्छा घूम रहा था, उनका बड़ौदा के साथ मैच था, लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत अच्छी पॉइंट लगा, और वो आके सीधा पूछते हैं पिच पे क्या हो रहा है। तो अभी मैं कैसे बोलूँ कि जिसको सब कुछ पता है, क्रिकेट के बारे में A to Z पता है, उसको कैसे बोलूँ? तो मैं स्माइल किया रहा था, मेरे विचार बोलो, मेरे विचार। अभी थोड़ा नर्वस है उनके सामने? नर्वस नहीं, मतलब मैं मेंटली स्ट्रांग था। मुझे जब भी मैं ग्राउंड में खेलता था ना, तो मुझे कितना भी क्राउड होने तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मालूम नहीं, वो बचपन से मुझे हैबिट हो गया था प्रेशर का। तो वही मेरे को सिर्फ वो तभी आँख में आया था कि ऐसे मैं 100 मारूंगा, हाजी को हक करूंगा। हाजी जितने भी मैचेस खेले हम लोग साथ में, टोटल में 6 मैचेस थे, उसमें से आई थिंक 3 या 4 100 तो उन्होंने मारे थे, 1 50 किया था। सिर्फ फाइनल के मैच में रन आउट हो गए थे, सिर्फ वो मैच में 100 नहीं मार पाए, और सेमीफाइनल में 50 किया था। तो वही था कि सामने मतलब 100 मारूंगा, हक करूंगा ऐसे, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट इनिंग में 100 मारे थे उन्होंने। और स्पिनिंग ट्रैक, और उनका फर्स्ट बॉल, मतलब हम ऐसे मतलब इनसाइड आउट नहीं खेल सकते थे, क्योंकि बॉल बहुत घूम रहा था, तो आउट होने के चांसेस ज़्यादा है, जो हमें सिखाया गया है बराबर कि आप ऐसा खेलोगे तो आउट हो जाओगे। करेक्ट। उधर सचिन तेंदुलकर पाजी पहला ही बॉल इनसाइड आउट, प्रॉपर गैप में प्लेस करके 1 रन। तो मन ही मन बोलो क्या लेवल रहेगा आदमी का, कॉन्फिडेंस। और नहीं, और कैसे उनको ऑलरेडी पिच के बारे में मालूम रहता है, उनको सिर्फ पूछना रहे, मैं भी पता नहीं, उनको मुझसे सुनना रहेगा कि क्या हो रहा है। ये एक क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस के लिए अच्छा रहता है। बच्चा क्या रीड किया है पिच के बारे में, आपका थॉट्स क्या है इस गेम? हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स रहते हैं वो करते हैं ऐसे, जानबूझ के करते हैं, उनको पता रहता है, पर वो बच्चा डेवलप कैसे करना है उनको मालूम रहता है। बहुत सारे प्लेयर कुछ बात नहीं करते, वो ऐसे ही चलते हैं, और उनको पता है कि ये लड़के को मेरे को डेवलप कैसे करना है। तो मैं तभी वो एज में हम इतना सोचते नहीं, जैसे खेलते हैं तभी मालूम पड़ता है भाई कुछ तो रहेगा। वो ज़रूरी है, ये प्रोग्रेस के लिए पूछा रहेगा, क्योंकि उसको सब कुछ मालूम है। तो वो 1 रन थोड़े टाइम के बाद आउट हो गए थे, तो मैं तो 90s पे था सब, अरे यार चांस गया मेरा। तो बहुत मज़ा आया। बाद में अजीत अगरकर भी थे, बहुत ग्राउंड में बहुत स्ट्रिक्ट कैप्टन थे, तो चैंपियन हुए थे हम लोग, सब टॉस पे बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनका किस्सा है, सेमीफाइनल मैच था पालम में, मुंबई वर्सेस सर्विसेज, तो बारिश गिरा था, और कैसे ना कवर डाले थे, पर आधा पिच पूरा गिला था, मतलब प्रॉपर कवर नहीं हुआ, पानी गया रहेगा कहाँ से। तो और वही साल रूल आया था कि अगर 5 दिन में अगर कोई रिजल्ट नहीं आता फर्स्ट इनिंग का तो एक्सटेंड होगा। तो ऑलमोस्ट 1.5-2 दिन उसमें ही गया था, 2 दिन आई थिंक, बारिश की वजह से। वो पिच सूख नहीं रहा था, उनके पास उतने जो भी सुखाने के लिए फैसिलिटीज नहीं थे। तो और हम लोग का फील्डिंग था, उन्होंने रोलिंग बहुत किया, मतलब स्लो पिच था, इतना कुछ बैटिंग पिच भी नहीं बोल सकते, पर डिफिकल्ट था आउट निकालना और रन निकालना भी, क्योंकि बॉल बाउंस भी नहीं हो रहा था लो, तो लाइन में जाके जो खेलेगा और रन करेगा। तो जब भी मैच चालू हुआ, और मुझे आदत है भाग के जाने का, मैं पहले बॉल लिया ऐसे, तो बैटर जो था उसने मुझसे बॉल मांगा, तो मैंने उसको दिया, और वहाँ पे अजीत अगरकर आए और जो चिल्लाए मुझे, क्या यहाँ पे दोस्ती करने आया है क्या, ये वो। कि उनका माइंडसेट कैसे, पुराने जो क्रिकेटर्स हैं उनका, जब हम ग्राउंड पे आते हैं ना, वॉर में आए तुम लोग। मुंबई चैंपियनशिप होने का रीजन वही है, डिसिप्लिन एंड। हाँ, मतलब मैंने कुछ बात नहीं किया, मैं नॉर्मली मैं भी इतना बात नहीं करता हूँ, सिर्फ उसने बॉल मांगा तो मैंने दिया, ऐसा कुछ मैंने कुछ किया नहीं था इतना। पर वो माइंडसेट उनका ऐसा था कि तू बात ही नहीं करना चाहिए या कुछ इसका रिएक्ट ही नहीं करना, तो अपने गेम में फोकस कर, वैसा था। तो वो एक किस्सा था।
तो अजीत अगर थोड़े है ग्राउंड में थोड़ा स्टिक रहते हैं थोड़ा सा, और बाहर गए तो फिर एकदम चिल casual, बाहर कुछ हम चैंपियनशिप हुए हम दोनों एक दूसरे का कंधे पे हाथ रख के नाच रहे हैं, फुल एंजॉय। आपको लगता है ये सब चीजें हेल्प करता है इंडिविजुअली एज अ प्लेयर? नहीं, आप देखो अभी जो भी टीम्स चैंपियन हो रहे हैं, जहाँ विदर्भ हो रही है, एमपी हुई, उनके कोचेस कौन थे, उनके प्रोफेशनल प्लेयर्स कौन थे, वो मैटर करता है। क्योंकि विदर्भ में वसीम जाफर गए, चंद्रकांत पंडित गए, पहले भी बहुत सारे कोचेस गए, साइराज बहुतुले, सुलक्षण कुलकर्णी, ये लोग सब थे। वो माइंडसेट चेंज करता है उनका माइंडसेट। हर एक स्टेट में से प्लेयर्स ऊपर के टॉप लेवल खेलते हैं, इंडिया को खेल रहे हैं, और उनका माइंडसेट का इश्यू रहता है। वो माइंडसेट डेवलप मुंबई में हुआ है, उनको पता है कहाँ से क्या जीतना है। अभी मैंने ऑलरेडी हर एक एज ग्रुप जीता हूँ मैं। अंडर 50 में सेमीफाइनल में हारे थे ऑल इंडिया, पर वेस्ट जोन के अभी सिर्फ वेस्ट जोन ही होता है, तो उसमें भी हम लोग डोमिनेट किया था। 17-19 में जो भी एज ग्रुप है सब चैंपियनशिप, रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप, तो हमको पता है कि वो लेवल में अगर जीतना है तो क्या चाहिए। तो और मेरा जो बैच था उनको सबको पता था। हम बाहर गए तो सब अपने अपने दुनिया में, पर जब ग्राउंड में आए ना तो फिर टीम एज अ टीम खेलते थे सब लोग, तो बहुत फ़र्क पड़ता था। कोई आज कौस्तुभ पवार आउट हो गया तो सूर्य कुमार यादव करेगा, सूर्य कुमार यादव होगा फिर सिद्धेश लाड करेगा, ऐसे बहुत सारे प्लेयर। बॉलिंग में सौरभ नेत्रवाल, जावेद खान, हरमीत सिंह था बीच में, गौरव जटार, मतलब सब टॉप प्लेयर्स कभी ना कभी कुछ ना कुछ आप अपना क्या बोलते हैं उसको, कंट्रीब्यूट करते थे। Correct. When you scored that 100, what did Sachin Tendulkar tell you about that innings? उन्होंने वो 100 के बारे में इतना बात नहीं हुआ हमारा, पर उन्होंने मुझे एक बार 85, मतलब सीजन का मेरा सेकेंड सीजन था, वो मेरा बेस्ट सीजन था वो साल। फर्स्ट मैच में मैंने 85 किए थे अगेंस्ट रेलवे, तो उन्होंने मुझे बैट दिया था साइन करके, नॉर्मल बात किया था कि नॉर्मली क्रिकेट के बारे में कैसा बैटिंग करना चाहिए। तो उन्होंने बोला जो भी ऐसा नेगेटिव सोचना ही नहीं है, जो भी तेरे को आता है उतना ही कर, क्योंकि मैं कैसा ग्रो हो रहा था। पर अभी जब सीजन चालू होता है तभी तुम कुछ अलग करने मत जाओ, जो है अभी आता है तो उसमें फोकस करना चाहिए। और एमपी के सामने एक क्रूशल मैच था क्वालिफाई होने के लिए मेरे फर्स्ट सीजन में, तभी मैंने आई थिंक फर्स्ट नहीं सेकेंड सीजन में 111 नॉट आउट किया था, जो रिकॉर्ड था स्टार्ट से लास्ट तक बैटिंग किया था। और वो मैच जीतने के बाद में हम लोग क्लोज मैच 8 या 7 रन से जीते थे अगेंस्ट एमपी। जहीर खान ने 5 विकेट निकाले थे क्रूशल। तो नेक्स्ट डे ऐसा प्रैक्टिस था वानखेड़े में, तो मैं ऐसे देख रहा था, जस्ट ऐसे ग्राउंड में गए, जस्ट स्टार्ट था, पीछे से पाजी आए और शाबाश के दिए और निकल गए। मैं ऐसा शॉक में था, वो क्या हो गया, कि उसके 100 मारने के नेक्स्ट मैच में मैंने रन्स नहीं किए थे। तो मैं तो रन्स तो नहीं किया, क्योंकि वसीम जाफर बोले कि तूने वो मैच, उसके एक मैच पहले 100 जो किया था ना, उसके लिए तेरे को शाबाश की देके गए। मैं ऐसे शॉक में था पूरा वो टाइम। उनको ये पता था। हाँ, मतलब उन पुराने जो क्रिकेटर सबको उनको पता है, मुंबई प्लेयर्स क्या, मतलब कौन परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या स्कोर है, सब कुछ पता था। नहीं रहेंगे तो भी उनको रहता है, उनको मालूम होता है, वो गूगल करेंगे क्या स्कोर चालू है, कौन सा प्लेयर क्या खेल रहा है, उनको सब पता रहता है। कोई ड्रेसिंग रूम में कैसे थे, उनका कुछ किस्सा आप बता सकते हो? नहीं, वो क्रिकेट ही बात करते पूरा टाइम, क्रिकेट जो भी रहेगा क्रिकेट। एंडरसन की स्टोरी, वकार यूनिस की स्टोरी। कोई एक स्टोरी आप बता सकते हो एंडरसन, बिकॉज देयर वाज अ वेरी गुड बैटल बिटवीन हिम एंड जिमी एंडरसन। हाँ, उन्होंने वही बोला था कि उनको बैटिंग करने को थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि वो बोले कि एंडरसन पहला बॉलर था जो रिवर्स स्विंग करता था। करेक्ट। समझ गया, रिवर्स स्विंग मतलब उल्टा होता है, राइट? पर वो रिवर्स स्विंग के टाइम में भी नॉर्मल स्विंग करता था, टू फूल द बैटर। हाँ, उसका एबिलिटी था उनको, मतलब रिस्ट कंट्रोल इतना था। मतलब रिवर्स स्विंग में क्या होता है, नॉर्मली अंदर मतलब अंदर ए साइड रहेगा तो अंदर आएगा, तो वो टाइम में दूसरे बॉलर्स लोग का अंदर ही आता था, वो डालता था अंदर और उसमें वो बाहर भी करता था। तो वो स्किल उसके पास था, इसलिए वो प्रॉब्लम हो रहा था। बोले कि उसके पास वो क्वालिटी है। बाद में वकार यूनिस के भी वही रिवर्स स्विंग और नॉर्मल क्रिकेटिंग ही बात। अभी के जनरेशन में आप देखोगे ना, ये सब बातें नहीं कम होती है। हाँ, अभी जनरेशन में बहुत चेंज हो गया है, अभी सोशल मीडिया ये सब आ गए, तो अभी के बच्चे थोड़े सॉफ्ट भी है। उनको अभी थोड़ा भी आप कुछ बोलोगे ना तो ईगो पे ले लेते हैं, कोई कुछ लेता ही नहीं है, मतलब कितना भी बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। या फिर सीधा वो एक ईगो पे लेगा, एक इमोशनल रहता है, वो ज़्यादा ही दिल पे लेता है।
तो अलग अलग चीज़ें, पहले कैसे तो रिस्पेक्ट, मतलब जो भी कोचेस है जो कुछ भी कैसे भी रहो मैं करूँगा ऐसा रहता था। अभी वो कोई अभी बहुत सारे कोचेस, पेरेंट्स भी कोचेस बन गए, वो जो कुछ खेला नहीं वो भी कुछ ना कुछ बोलेगा, अरे वैसा वैसा वैसा, सबका अलग। अभी कैसे उनको 10 जन लोग कुछ बोलेंगे ना तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। सबको एक अपना एक स्पेशल कोच रहना ज़रूरी है। स्टेट के कोच रहते हैं, एक अपना कोच रहता है, पेरेंट्स रहते हैं, और पेरेंट्स मोस्टली सपोर्ट ही करना चाहिए। आप बच्चों लोगों को भेजते हैं वहाँ से बाहर, मैं भी मैचेस में जाता था तभी वो बाहर से बोल देते हैं, तो बच्चे का ध्यान बॉल के बजाय उधर ही रहता था। हर एक बॉल उधर देख रहा है, फिर कैसे इम्प्रूव नहीं होते, उनको फोकस करने नहीं आता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। इसलिए बहुत सारे कोचेस पेरेंट्स को अलाउ नहीं करते, और रीज़न बिहाइंड वही है कि बच्चा ध्यान नहीं देगा। और जितना पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगा, अनलेस एंड अनटिल कुछ खेले हुए रहेंगे तो समझ सकते हैं, पर अगर कोच है तो उसका काम है वो सब करना। आप कोच से बात करो, आप डायरेक्ट कर रहे हो तो कोच का रिस्पेक्ट नहीं रहता है। बच्चे बोले कि मैं इधर आया क्यों, समझ में नहीं, सिर्फ मैच खेलने के लिए आया होगा, ऐसे हो जाता है। फिर बच्चे भी फिर वहाँ से वो स्टार्ट होता है कि कोच कुछ काम का नहीं है, मेरा पेरेंट्स को सुनता है, ऐसा हो जाता है। फिर वो रिस्पेक्ट चला जाता है, वो पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है। व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग रणजी, काफ़ी ऐसा एक बैटल होता है विद द ऑपोजिशन व्हेन इट कम्स टू स्लेजिंग। आपका कोई ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा है, आपने किसी को स्लेज किया या किसी ने आपको स्लेज किया, ऐसा कोई आप बता सकते हो? नहीं, स्लेजिंग देखो, मुझे बचपन में मतलब पहले मैं अंडर 14 ये सब इंटर स्कूल खेलता था, तो अंजुमन, इस्लाम, रिजवी, ये सब तगड़े स्लेजर से, तगड़े बड़े सब थे। तो वो लोग कुछ ना कुछ बोलते थे, गाली देते थे, जो भी। तो वहाँ से तो पहले लगता था कि बच्चे आदत नहीं है कोई ऐसा बोलता है, तो फिर वहाँ से मेंटली एक्चुअली स्ट्रांग हो गए। मैं तो बोलता हूँ स्लेजिंग ज़रूरी है, पर एक लिमिट तक होना चाहिए, ज़्यादा पर्सनल नहीं होना चाहिए। स्लेजिंग से आप मेंटली स्ट्रांग होते हो, जब आप ऊपर का लेवल खेलते जाते हो और बढ़ते जाता है। जब मैंने वो रणजी ट्रॉफी में एमपी के सामने मैंने 161 किए थे, जहाँ पे मुंबई 50 पे पास था, मैं 28 पे ऑलरेडी बैटिंग कर रहा था। वहाँ पे वो लोग ने मेरे को सब ऐसा आके बहुत गाली दी है, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था वो टाइम में। ऑलरेडी मैं जब बैटिंग करता फुल शान, इधर उधर मेरा ध्यान जाता ही नहीं था। और मुझे एक झगड़ा भी पसंद नहीं था वो बैटिंग के टाइम स्पेशली, क्योंकि आपको अपने गेम पे फोकस करना। हाँ, वो आदत हो गया था, क्योंकि ट्रेनिंग ही मेरा वैसे हो गया, सब मेंटली भी प्रिपरेशन बहुत सारे किए थे, तो वो मुझे काम में। और स्लेजिंग मतलब स्लीप में ही खड़ा रहता था। मैं कभी ऐसा पर्सनल किसी को ऐसा कुछ बोलता नहीं था, गाली नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं करता था, पर उसके माइंड से खेलता था। कुछ भी, जिसको स्वीप नहीं मारने, अभी एक स्वीप मारेगा तो वो कीपर बोलता नहीं मारेगा यार, अरे नहीं मारेगा, देख वो अच्छा मारता है। वो थोड़े हम लोग कैसा इनोवेटिव स्टाइल में उसके माइंड से खेलते थे। जो किसी को स्पिन ज्यादा हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं अभी देख सीधा डालेगा, नहीं रे, वो बोले घूमेगा। तो उसको बैट्समैन को कंफ्यूज कर देते हम लोग, ये सीधा डालेगा कि स्पिन करेगा। तो बहुत सारे प्लेयर्स हाथ ठीक से देखते नहीं है, और देखे तो भी फिर उसको माइंड में तो है कि वो ये डालेगा, फिर वो उसके लिए रेडी रहेगा, पर वो नॉर्मल और बोल भी सकते हैं पीछे से अभी इसको आर्मर डालने बोला ध्यान दे, तो फिर वो स्पिन वाला डालते हैं, फिर वो कंफ्यूज, मारने वाला बॉल भी रहता है वो मारता नहीं है, वो भी एकदम ऊपर से मारे, माइंड से खेलना रहता है। वो सीखा मैं, वहाँ से हम सीखे, हम वो अभी आगे वाले जनरेशन में वही, क्योंकि पर्सनल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाद में तुम लोग साथ में भी खेल सकते हो, वो हेट एक दूसरे के बारे में नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका अपने और श्रेयस अय्यर के साथ एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, आप वो शेयर करना चाहोगे? देखो, श्रेयस ऑलरेडी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया था हम लोग का टाटा वर्सेस डीवाई पाटिल मैच था एक बार, और वो बैटिंग का फर्स्ट इनिंग जल्दी आउट हो गया था, सेकेंड इनिंग था, और वो मारने चालू किया था उसने, तो मैं बोला ज़्यादा ही मार रहा है कुछ, तो मैं स्लीप में से ऐसे ही बोला, अरे श्रेयस, बोले इतना मार के क्या होने वाला, आउट हो गया तो, बोले रणजी ट्रॉफी का तुझे चांस है, आराम से खेल 100 रन। हमारे मेन बॉलर एक दो जो मेन बॉलर थे, आई थिंक शार्दुल था शायद वो टीम में, मैं बोला उन लोगों को रेस्ट दिया था थोड़ा कि इंजरी ना हो जाए करके, ऑलरेडी उन्होंने बॉलिंग ज़्यादा डाला था, तो उसको अपॉर्चुनिटी था कि आराम से रन के, पिच भी अच्छा हो गया था बैटिंग के लिए, तो बोला उसने मालूम नहीं है, मैं तो फिर मेरा काम किया, क्योंकि ज़्यादा मारे नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा मारेगा हम लोग का फिर मतलब नहीं इतना फील्डिंग करके, क्योंकि रिजल्ट तो फर्स्ट इनिंग का लग गया था, आउट राइट तो नहीं हो रहा था, उसने 100 मार दिया। और मुझे लगा, इतना नहीं लगा था कि पहले ये कि सीधा इसको रणजी ट्रॉफी में लेंगे, क्योंकि मुंबई में इजीली रणजी ट्रॉफी नहीं मिलता है, अच्छे प्लेयर्स बहुत सारे आए,
उनको थोड़ा रन्स करना पड़ता है। हाँ। और मैंने बोला कि 100 मार देगा ना रणजी ट्रॉफी में आ जाएगा तो और आ गए हो। और वो आ गया तो वो ही है, और आ गया। फिर 1-2 मैच के बाद उसने रन जो चालू किए, उसने गेम भी पूरा चेंज किया। जब मैंने देखा था, पहले वो चब्बी भी था, थोड़ा हेल्दी भी था, वहाँ से उसने फिटनेस पे 19 में आप एनसीए में जाओगे तो पूरा दिन आप क्रिकेट के बारे में सोचते हो, खेलते हो, बात वही होता है, तो आप प्रोग्रेस होना ही है। फिटनेस पे उसका ध्यान गया है, उसका बैटिंग इंप्रूव हो गया। पहले ताकत नहीं था उसके पास, हम लोग जब ए डिवीजन खेले थे उसने अच्छा बैटिंग के पास 50-60 में विकेट फेंक के आउट हो गया था। वो भी तभी भी वो सीख ही रहा था, मतलब वो तभी वो मार ही रहा था। बस हम लोग का मतलब इंटरेक्शन इंग्लैंड में भी हम लोग खेले थे साथ में मीन्स दूसरे अलग अलग क्लब में थे, बात होता था कैसे अभी आप इंग्लैंड दूसरे कंट्री में जाते हो जो भी रहते हैं तो हम लोग का टाइमिंग अलग रहता है। हाँ। हम लोग फ्रेंड्स जो रहते हैं यहाँ सोए हुए रहते हैं तो हम बात किससे करें, तो हम लोग जो भी मुंबई के प्लेयर्स थे एक दूसरे के साथ बात करते, या फिर जो मुझे एनसीए के फ्रेंड्स थे या इंडिया में जो भी साथ में खेले तो हम लोग बात करते रहते, घूमते रहते थे ऐसे। तो वो हम लोग का बॉन्डिंग तभी हो गया था वैसा। श्रेयस का वही है कि आई रिमेंबर 2017 जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी तभी ही वॉज देयर इन द प्रैक्टिस मैच एज वेल, एंड एट दैट टाइम डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, और नॉट स्टीव स्मिथ बट देयर आर गाइज लाइक देम who had sledged him. But it just shows that how strong he was mentally as well, because at that particular match he scored 100 against them. So he also said something about that thing. So it just shows how mentally strong he is, right? राइट, एक्चुअली कैसे मुंबई के प्लेयर्स को ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल होता है, इतने सारे मैचेस खेलते हैं, आप इंजरी में भी खेले हो, आप फ्रेश रहे तो भी खेले हो, कांगली एक डिफिकल्ट पिच है वहाँ पे भी खेले हो, आप यहाँ पे आप अच्छा करते हो तो आपको शाबाशी बहुत कम मिलती है क्योंकि ऑलरेडी खड़ूस है। वो खड़ूस नाम बोल के सबका एटीट्यूड भी खड़ूस हो गया है, तो आप परफॉर्मेंस करते हो तो वो कोच आपको इतना ये नहीं आउट कैसे हो गया, क्यों हो गया, नॉट आउट क्यों नहीं है, तो ये सब बातें होते हैं, स्लेजिंग होते हैं, बचपन से स्लेजिंग हो रहे हैं। तो मैं तो बोल रहा हूँ जो भी ऐसे जो स्कूल्स रहते हैं ना, मतलब उनका एक्चुअली स्लेजिंग और ये सब कोचेस के ऊपर से आते हैं। बच्चा स्लेजिंग करता क्यों है कि कोच बोलता है, कोच सपोर्ट करता है। कोई कोचेस रहते हैं सपोर्ट नहीं करते, बोले आपको गेम पे आपको जेंटलमैन रहना है, आप खेलो। कोई रहते हैं फुल वॉर जैसा रहता है। वर्ड आ रहा था, वर्ड कंट्रोल किया मैंने। बहुत सारे रहते हैं जो मतलब इनडिसिप्लिन बच्चे जो रहते हैं ना, वो वहां से आते हैं। आपको पता होना चाहिए कब क्या करना है। तो मैं कोचेस को भी वही बोलूंगा कि कंट्रोल में रखो बच्चे लोगों, क्योंकि उनका फ्यूचर आपके हाथ में। सिर्फ क्रिकेट नहीं हो, उनको आगे का लाइफ भी जीना है, उसमें उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में वो पछतावा हो कि मैंने उसको ऐसा बोला, नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उनका कैरेक्टर भी बिल्ड वैसे ही होता है। तो मुंबई का आपने इतना खेला है, कौन था जो सबसे टफेस्ट बॉलर था आपके हिसाब से? मेरे मुंबई में देखो बॉलर्स तो बहुत सारे अच्छे रहते हैं। तो मुंबई में स्पेसिफिकली आविष्कार साल्वी, देन विल्किन मोटा डिफिकल्ट मुझे लगता है क्योंकि एक्शन उसका थोड़ा अलग था। वो पूरा साइड ऑन जाता था, उसका हाथ पीछे जाता था, मेरे को समझ में नहीं आता क्या करूँगा। एक्शन फास्ट था तो मुझे थोड़ा स्ट्रगल हो, और दोनों एक ही टीम में खेले तो मुझे फिर इतना मैचेस में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम लोग सिर्फ क्लब के मैचेस कभी खेले। तो आविष्कार साल्वी एक एरिया से अंदर बाहर, धवल कुलकर्णी एक एरिया से अंदर बाहर, तो मतलब ये 3 बॉलर्स थे, वो डिफिकल्ट लगते थे। ऐसा नहीं कि मैं जल्दी आउट हुआ है, मैं रन्स भी किए, 100 भी मारे, 50 भी मारे। पर विल्किन मोटा टाटा में था तो हम लोग ज़्यादा मैचेस खेले नहीं एक दूसरे के सामने, पर उसका एक्शन मुझे डिफिकल्ट, कि हर एक बैट्समैन के लिए हर एक अलग अलग टाइप के एक्शन रहते हैं। किसी को अच्छा लगता है कि इसको मारते रहते हैं, बहुत इजी होता है, किसी को बहुत डिफिकल्ट होता है। सबका एक फिक्स रहता है कि ये बॉलर को मैं मारूंगा, लेग स्पिनर रहेगा या फिर कोई प्रॉपर कंफर्टेबल। जैसे प्रवीण तांबे था, प्रवीण तांबे को मेरे को बहुत ईजी होता था। अच्छा, वैसे तो मेरे को उसको अभी ये इसमें नहीं बोलना चाहिए। नहीं, इट्स योर फिर भी मेरे को ऐसा कुछ पूछना था प्रवीण तांबे पर, ठीक है लेट्स। प्रवीण तांबे का एक स्टोरी भी बोल सकते हैं कि उसका मूवी जो बना ना, उसका मीटिंग मैंने ही कराया था। क्या एग्जैक्टली क्या हुआ? मतलब वो मुझे फ़ोन आया था कि एक अंपायर थे, उनकी लड़की थी, उन्होंने फ़ोन किया था कि कैसे कि प्रवीण तांबे फ़ोन नहीं उठा रहा है या ना बोल रहा है कुछ, तो बायोपिक के लिए। तो मैंने उनके साथ मैं उसको फ़ोन किया, वो तेरे बारे में कोई बायोपिक बना रहा है, तुझे प्रॉब्लम क्या है, उल्टा तेरे लिए अच्छा है ना, तो पैसा भी ले सकता है, पहले देख तो ले, बात तो कर ले क्या बोल रहे हैं। तो नहीं लगा तो मत कर।
और कि ना अब एक अचीवमेंट भी है ना कि वो एज में खेला, चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई थी, चैंपियंस ट्रॉफी ना, चैंपियंस लीग जो आईपीएल विनर सब विनर्स, करेक्ट। तो उसमें से देख ना कि अभी तो ऐसा भी नहीं कि कुछ खेला नहीं, इतना ठीक ठाक खेल लिया, रणजी ट्रॉफी भी डेब्यू इतना लेट किया, वनडे T20 भी मुंबई के लिए खेले, तो एक अच्छा स्टोरी बन सकता है। और बाकी पर्सनली जो पहले क्या हुआ तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी छोटा था तो वो ये तो बात की गई, लोग मूवी बन गया उनका। तो उनका क्या रिएक्शन था, मतलब जब उनको ये अप्रोच किया गया था कि इसके वजह? नहीं, मैं देखो मैंने मेरा काम कर दिया, उनका अच्छा, मीटिंग हो गया, उनका डिसाइड हो गया कि मूवी बनाना है, बस मैं ऐसा बोला नहीं, क्रेडिट चाहिए मुझे करेक्ट। माइक बंद नहीं हुआ ना हाथ लग गए इधर। आपको इंडिया का कॉल अप आया था फॉर द अंडर 23 एशिया कप, सो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? पहले तो मैं इमोशनल हो गया था जब कॉल आया था एमसीए से कि आप सिलेक्ट हो गए। मतलब ऐसे सुन के उधर ही ऐसे बैठ गया था, मतलब शॉक के सरप्राइज समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब जो ड्रीम किया था कि इंडिया खेलना है, वो आपको जब से कॉल में आता है कि आप इंडिया के लिए सिलेक्ट हो गए कि ऑलरेडी आपने मेहनत की, रणजी ट्रॉफी में मैंने रन्स किए थे, वो दोनों सीज़न में अच्छा किया था। और जैसे कॉल आया, मम्मी देख रही है, और क्या हो, मम्मी को लगा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, देख रही है वैसे आँख से पानी आ रहा है, तो मतलब अभी भी मैं इमोशनल हो रहा हूँ उसमें, क्योंकि जो जिसके लिए ड्रीम किया है वो आप वहाँ पे सिलेक्ट हो गए। मम्मी भी खुश हो गई, सीधा पप्पा को कॉल किया, पप्पा आ गए, सब खुश थे मतलब नॉर्मल। और वो टीम एक अपॉर्चुनिटी रहता है, और टूर्नामेंट था सिंगापुर, और वहाँ पे मैचेस थे, उसमें भी आपको एक चीज़ पता था कि वहाँ पे क्या मेरा इनपुट कितना इम्पोर्टेंट था उसमें। मुझे चांस नहीं मिल रहा था क्योंकि उन्मुख चंद ऑलरेडी अंडर 19 वर्ल्ड कप से आया था, तो उसको कि मतलब कंफर्म था कि वो खेलने ही वाला है। बाद में ओपनर्स थे, मैं और प्रशांत चोपड़ा था। केएल राहुल ओपनर पहले था नहीं, पहले वो एज अ मिडल ऑर्डर ही खेलता था, पर उनका कुछ मालूम नहीं स्ट्रैटेजी हो गया, वो विकेट कीपिंग भी करेगा, जो मेन कीपर बाहर बैठेगा वो करेगा, और ओपनिंग भी जाएगा। तो उन्मुख चंद और केएल राहुल नॉर्मली बैटिंग करते थे, 2 मैच जीते हम। थर्ड मैच अफगानिस्तान, मतलब उन जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस थे वो सब अंडर 23 थे, और बाकी के सब टीम्स ओपन टीम, मतलब जो भी नेशनल टीम जो उनका रेगुलर था वो सब खेल रहे थे। तो उसमें हम फर्स्ट मैच पाकिस्तान के साथ जीते, वो भी टफ हुआ था मैच, रिवर्स स्विंग वो लोग कर रहे थे अच्छा, हम नहीं कर पा रहे पर वो लोग कर पा रहे थे, उनके पास वो स्किल पहले से ही था। और बाद में नेक्स्ट मैच नेपाल के साथ तो वो आराम से जीते। थर्ड मैच अफगानिस्तान का तो हम लोग हारे मैच, क्योंकि हम लोग सेकंड बैटिंग चेस कर रहे थे, और वो पिच बहुत स्लो था वहाँ पे, वो सेकंड बैटिंग बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि बॉल और स्लो आ रहा है तो मारना डिफिकल्ट है, बॉल जा रहा भी नहीं था। तो हम लोग सेमीफाइनल खेले, तो मैंने जस्ट मीटिंग में इतना ही बोला था कि हम लोग स्टार्ट बहुत स्लो हो रहा है, बॉल हार्ड रहता है, हम आराम से खेलते हैं, जब सॉफ्ट होता है तब थोड़ा एक्सलेट करने जा रहे हैं, तभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली ये मैं फाइनल के पहले बोला था, पाकिस्तान के साथ मैच था, तो हमें तभी थोड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि ये पिच स्लो है, इतना इजीली कोई आउट नहीं होगा, हम सोच नहीं। और हमारे पास ऑलराउंडर बहुत थे, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 8-9 नंबर तक बैटिंग लाइनअप था हमारा अच्छा, सब लोग बैटिंग कर सकते थे। अक्षर पटेल भी था, बाबा पराजित ऑलराउंडर था, सब लोग बैटिंग करते थे ऑलमोस्ट। तो वो टीम ही वैसा बनाया था कि सब ऑलराउंडर खेले, इसलिए हम लोग खेले नहीं। तो बाहर भी हम 3 जन थे, मैं, हर्षल पटेल, प्रशांत चोपड़ा, तीनों मैच नहीं खेले थे। बुमराह भी था, बुमराह को ड्रॉप किया था, कोई परफॉर्मेंस तभी उतना अच्छा नहीं हुआ था उसका। तो वो मीटिंग में मैंने जैसे बोला फाइनल के पहले कि ये आपको करना पड़ेगा, तो कोच भी एक्सेप्ट किया। उन्मुख चंद और केएल राहुल थोड़ा सा ये हो गए थे, क्योंकि उनके बारे में मैंने मतलब ऐसा बोला, पर वो एज अ टीम आप टीम के लिए बहुत अच्छा था, और टीम का अगर वो प्लान ऐसा बनता तो बहुत ईजी। और हम लोग वो प्लान एग्जीक्यूट किया, और हम लोग 9 विकेट से जीते मैच। उन लोगों ने किया, पर हम लोग ने चेस कर रहे थे, जल्दी ऑल आउट किया उन लोगों को, 150 रहेगा, और वहाँ पे 180-200 भी फाइटिंग स्कोर हो रहा था, पर हम लोग ने केएल राहुल ने 90+ किया वो मैच में, और वो सीज़न से वो टॉप पे गया केएल राहुल। वो तभी पहले इतना परफॉर्मेंस मतलब कर रहा था वो, मतलब 1 साल कर रहा है 1 साल नहीं कर रहा है ऐसा हो रहा था, पर वहाँ से वो छूट गया। वहाँ पर रणजी ट्रॉफी में किया, तुली ट्रॉफी में, जो भी मैचेस मिल रहे वहाँ से फटाफट अपॉर्चुनिटी मिली इंडिया में, वहाँ पे किया। सो आपने बहुत यंग एज में आपने अपना खुद का एकेडमी ये किया था, सेटअप किया था, तो वो कैसे हुआ आप, और उसका क्या मोटिव था उस एकेडमी का? नहीं, एक्चुअली कैसे बचपन से जो भी कोचेस सिखाते थे, मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं मुझे ही सिखा रहे थे, दूसरों को भी सिखाते थे, मैं ऑब्जर्व करता था, मुझे ऑलवेज पसंद था कुछ भी सीखना है,
बहुत सारे कोचेस ने बोला भी था कि कोई कुछ बोलता है तो सुनो, वो तुम्हारे लिए अच्छा रहता है, नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है। और मुझे वो बहुत पसंद है, मतलब कोई कुछ बोल रहा है सुनो, खराब ही रहेगा तो भी पता है किसको इग्नोर करना है किसको नहीं करना है, वो भी आपको मालूम पड़ जाता है। स्टार्टिंग में आप सब करो, गलत चीज़ भी करो तो आपको पता चलेगा कि गलत चीज़ आप कर रहे हो तो वो करना क्यों नहीं चाहिए, समझ रहा है, और अच्छा है तो क्यों करना चाहिए, वो सब वहाँ से मैं सीखा मतलब। और मैंने जो एकेडमी स्टार्ट की उसका बहुत बड़ा रीज़न था, शोल्डर सर्जरी हुई थी। एक दिन दोस्त आए मेरे, वो भी क्रिकेट खेलते थे, बोल रहे कि केपी, और मुझे फ्रस्ट्रेशन हो गया था क्योंकि कभी इंजरी के सर्जरी हो गया था, शोल्डर सर्जरी, कभी ऐसा बैठा ही नहीं था मैं, वेला वैसा बैठ रहा हूँ, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी पूरा दिन चालू थी। मैं ट्रैवलिंग होता था, ये थाना से बैंड्रा प्रैक्टिस करना, फिर जो भी है बीकेसी में स्टेट का प्रैक्टिस होना, वानखेड़े में होना, कुछ ना कुछ चालू रहता था। क्या करूँ अभी, तो मैं तभी सोचा कि थाना क्रिकेट डेवलप नहीं हो रहा है इतना, तो ये यही अपॉर्चुनिटी कि एकेडमी एक स्टार्ट करें। ऑलरेडी जो दोस्त थे वो लोग भी क्रिकेट खेले तो वो भी बोले कि एकेडमी स्टार्ट करते। अभी फिर मैंने डिसाइड किया कि स्टार्ट करते, जस्ट स्टार्ट करते। मैं भी जाता था, मैं भी खुद बैटिंग भी करता था, कोचिंग भी करता था, ऑलरेडी मैं एनसीए जाके आया था। तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो भी प्रैक्टिस होती है कैसी होती है, उसका क्वालिटी कैसे रहता है, वो सब मैंने अप्लाई किया। सिर्फ प्रॉब्लम यही होता था कि स्टार्ट था, डिफ़िकल्ट फेज रहता कोई भी एकेडमी स्टार्ट करने के लिए। और मैं ऑलरेडी खेल भी रहा था तो फिर प्रैक्टिस को जाता था, फिर कभी कभी नहीं रहता था, मैचेस रहते तो और आपका खुद का ग्राउंड नहीं होना, या वहाँ पे एकेडमी कैसे आप बुक करते हो तो हर बार आपको जितना बच्चे आएंगे वैसे नहीं मिलता, तो उतने में एडजस्ट करना चाहिए, ग्राउंड छोटा रहता है तो प्रैक्टिस प्रॉपरली नहीं होता है। तो फिर वही धीरे धीरे मैं वो दिमाग में आया। अभी ये लास्ट 2 साल में मुझे ग्राउंड मिला है तो उधर मैंने पूरा डेवलप किया है, 7 पिचेस और 2 इंडोर टर्फ प्रॉपर बनाया है। और मेरा मेन मोटिव वही था कि थाने का क्रिकेट मुझे डेवलप करना है। और आप बोल रहे, मैं तो थाना का बोल रहा हूँ, मेरे पास पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं पर्सनल कोचिंग के लिए, मुझे कॉल आते रहता है, यूपी से आते, बिहार से आते, दिल्ली से आते, 2-3 तो एक साउथ अफ्रीका से आया था, एक यूएई से आया था, मतलब आते रहते हैं। क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल, लॉकडाउन के टाइम यूट्यूब चैनल चालू किया था, वहाँ पे कोचिंग करता था। मुंबई में पहला मैं ही था जिसने ऑनलाइन कोचिंग चालू किया था वो टाइम में, और मेरे वजह से बहुत सारे कोचेस को तभी इनकम हुई। मुझे देख के सब लोगों ने स्टार्ट किया था वो टाइम में, कोई भी एकेडमी नहीं, ये सब नहीं। तो मैं वो ये सब मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं यंग था, जो भी नई चीज़ आती है वो मैं चालू किया मैंने। उसके पहले मैंने ऑनलाइन कोचिंग किए थे, 1-2 ऐसे पर्सनल कोचिंग बाहर से ऐसा। तो वो मुझे आइडिया आ गया कि अपना एकेडमी के बच्चे सब बैठ रहे हैं, लॉकडाउन में सब घर पे ही है, किसी का इनकम नहीं हो रहा है, प्लस बच्चे भी ऐसे ही बैठे हैं, उनका क्रिकेट इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो यही राइट टाइम में उसमें फिटनेस इंक्लूड किया, उसमें स्किल्स इंप्रूव किया। आप मैच नहीं खेल सकते हो पर आप टेक्निक सुधार सकते हो, आपकी बॉलिंग बैटिंग जो भी है, आपका रेस पोजीशन के ड्रिल्स है, जो भी है बैटिंग में आप स्ट्रेंथनिंग, स्पेशलिस्ट ट्रेनर के वीडियोस डाले मैंने यूट्यूब चैनल में। बाद में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट के वीडियोस डाल रहे कि खाना क्या खाना चाहिए, प्रोटीन का इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत सारे चीज़ें इंक्लूड किए। और ऐसे ऐसे ड्रिल्स डाले ना, वो मतलब किसी ने किए नहीं रहते। आप नॉर्मल आप देखोगे प्रैक्टिस में आप जाते हो सिर्फ नेट्स करते हो, नेट्स से कभी क्रिकेट इंप्रूव नहीं होगा। अगर आपको कुछ इंप्रूव करना है तो आपको स्पेसिफिक वो टेक्निक मालूम होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट कैसा करना चाहिए वो मालूम होना चाहिए कोचेस को, और वहाँ से भी प्रोग्रेशन जो है उसके लिए आपके पास फैसिलिटीज़ है क्या, फैसिलिटीज़ है तो कैसा करना है वो भी मालूम होना चाहिए, तो ही वो क्रिकेटर डेवलप होता है। और आपके पास बॉलर्स भी वैसे वो क्वालिटी के होना चाहिए जो आप देख रहे हो, तो प्लेयर जो भी अभी ऊपर का लेवल खेलेगा। अभी मेरे पास जस्ट एक लड़का आया था जो अंडर 16 में लास्ट ईयर था, नहीं 16 में 2 साल पहले था, 19 में गया, रन्स नहीं किए, वो मेरे पास अभी आया, सर मेरा रन्स ही नहीं हो रहा, मैं 30 पे आउट हो रहा हूँ। तो उससे वही बात हुआ मेरा कि तेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, फिटनेस में इशू है, बहुत सारी चीज़ें होती है, फोकस पे इशू है, क्या फोकस पे इशू, हाँ ठीक सर फिटनेस पे देख बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो मैंने बोला फिटनेस कर रहा है तू, रनिंग ये सब कर रहा है, सर कर रहा हो भाई इतना नहीं, मैं भी वो चालू कर। फिर बाद में उसका बैटिंग वीडियो बनाया, उसमें मालूम पड़ गया उसका कि क्या इशू है, तो ड्रिल्स कराया, और ड्रिल्स भी
आधे यहाँ वहाँ से जो मैंने सीखे हुए वहाँ से मैंने खुद के फिर अपग्रेड किए हुए, और वो उसमें 100% रिजल्ट है। मैं इंग्लैंड में भी गया था, काउंटी क्रिकेट, मतलब काउंटी क्रिकेट नहीं बोलते, सबको काउंटी क्रिकेट ही लगता है, वो क्लब क्रिकेट रहता है। तो उसमें प्रीमियर डिवीजन में 5 साल था मैं इंग्लैंड में, 1 साल आयरलैंड में था। तो वहाँ के पिचेस में कैसा खेलना है, मैं स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहा था। 25 ओवर बैटिंग करता था, 40s में आउट होता था। 25 उधर कैसा था कि उन लोगों का रोल था कि पहले 25 ओवर खेलो, बाद में फिर अटैक करो, क्योंकि उधर 150 भी विनिंग स्कोर रहता था, क्योंकि पिच खराब रहता है, गीला रहता है बारिश की वजह से, और डिफिकल्ट स्विमिंग ट्रैक रहता है, फास्ट बॉलर डालते रहो आप, 40-45 ओवर्स भी स्विंग हिलते ही रहता है। तो मैं एक बॉल कुछ गिरता था और आउट हो जाता था 40s में। और मैंने सीखा भी कहाँ से कि दूसरे प्रोफेशनल प्लेयर कैसे खेलते हैं। वो जो थोड़ा भी कुछ लूज बॉल में तो मार देते थे सीधा ऊपर से, और मैं नहीं मारता था। तो मैंने वो प्रैक्टिस की है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो स्किल डेवलप करना है आपको एज अ कोच। तो ये सब मेरा एज अ कोच भी मैं इम्प्रूव हुआ। वो बच्चों को भी इंग्लैंड में भी डेवलप किया। वहाँ पे वो लोग जस्ट स्टार्ट किए, मेडिटेशन में इंट्रोड्यूस किया उनको। उनके पेरेंट्स अभी भी बोलते हैं, सर आपने जो मेडिटेशन कराया बच्चों को, अभी भी फायदा हो रहा है बच्चों को। तो कंसंट्रेशन, लैंकेशायर के लिए बहुत मस्ती, देखो इधर के बच्चे भी मस्ती करते हैं, वहाँ के भी करते। डिफरेंस है कि वो थोड़े डिसिप्लिन रहते हैं इंग्लैंड वाले, क्योंकि उनका अपब्रिंगिंग वैसा है, उनका कल्चर वैसा है। अपने तो भाई इधर उधर सब अपने इधर थोड़ा मतलब प्यार से बोल के नहीं सुनने वाले, थोड़ा तो बोलना पड़ता है ये। तो वही है मेरा कोचिंग, और वो कोचिंग में पसंद है। मतलब आप बोलते हो क्रिकेट पैशन रहता है, वैसा मैं क्रिकेट कोचिंग में मेरा पैशन है। तो मैं जाता हूँ, जब भी जाऊँगा 100% ही रहता है। जो भी मेरे साथ अंडर जो भी थे, जो भी है, उनको पता है मैं कितना पैशनेट हूँ। नया नया इंट्रोड्यूस करता हूँ। लास्ट ईयर भी मुंबई अंडर 16 के असिस्टेंट कोच था, ये साल भी था। उसमें से बहुत डेवलप, मैं स्लिप कैचिंग स्पेशलिस्ट हो गया। मैं एकदम अलग अलग टाइप के देता हूँ। मतलब एज अ बैटर मैं अलग अलग ग्रिप से कैसे दे सकता हूँ कैचेस। वो उनको मैच वाला सीनियर हो, नॉर्मली ऐसे लेट कट जैसे मारते हैं, पर मैच में सब लेट कट नहीं मारेंगे, कट मारेंगे, बैक फुट ड्राइव, डिफेंस अलग अलग। तो वो मैं इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मालूम है ये ग्रिप से क्या होगा, वो ग्रिप से क्या होगा, शोल्डर कैसे जाता है तो क्या होगा। ऑलरेडी टेक्निक बायोमैकेनिक्स पता है, अभी लेवल 2 भी हो गया। तो वो सब ऑलरेडी एक्सपीरियंस प्लस ये सर्टिफिकेशन और अपना आइडियाज इधर उधर से सीखो, खुद का इंक्लूड करो। और उसमें उनको कैसे वो रैट नहीं बनाने का, अपना साइंटिस्ट जैसा। करेक्ट, सब उसके ऊपर ही डाल दो पूरा। नया सीखना है, पहले खुद पे ट्राई करो, फिर दूसरों पे ट्राई करो। क्योंकि डायरेक्ट आप किसी को बोलोगे, सर बोले यार सर मेरे पे सब ट्राई कर रहे हैं, मेरे ग्रिप हर बार चेंज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरे बच्चे लोग T20 में मैं अलग ग्रिप बोलता हूँ, मारने के टाइम में अलग ग्रिप बोलता हूँ। डेज क्रिकेट में जो नॉर्मल बेसिक है वो तो होना ही चाहिए, पर वो आपको सिचुएशन के हिसाब से वो ग्रिप चेंज करना आना चाहिए। अगर आपको पॉसिबल है तो, ज़बरदस्ती नहीं बोल दो, कर सकता है तेरे को फ़ायदा है। जब बॉल बहुत घूम रहा है तो क्या ग्रिप होना चाहिए, स्वीप मारना है तो क्या ग्रिप होना चाहिए, स्विमिंग ट्रैक है तो क्या ग्रिप होना चाहिए। इतना डीपली कोई सोचता नहीं, पर मुझे आदत है वो सब सोचने की। आपने इंग्लैंड का बात किया था, दैट यू हैव प्लेड ओवर देयर। आप बता सकते हो उसका एक्सपीरियंस एग्जैक्टली कैसा था आपका? स्टार्टिंग में बहुत ठंडी रहती है। स्टार्टिंग में खाना बनाने नहीं आता था। ये बेसिक वो क्रिकेट का नहीं बोलूँगा अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। क्योंकि आप वहाँ जाते हो, खाना बनाने, आप अकेले रहते हो या कोई फैमिली के साथ रहते हो, वो आपके लिए खाना नहीं बनाएंगे। उनका खाना भी अलग रहता है, बनाएंगे तो भी आप वो ज़्यादा टाइम खा नहीं सकते, क्योंकि उसमें उनमें सॉल्ट नहीं रहता, मसाला नहीं रहता, तो आप उतना खा नहीं, एक आध दिन ठीक है। तो मैं भी जिनके साथ रहता था, कभी मैं उनके लिए बनाता था, वो मेरे लिए कभी बनाते थे। फैमिली रहते तो अकेले रहते तो अपने को ही बनाना है, और हर दिन नहीं बना सकते क्योंकि आदत नहीं था। धीरे धीरे हैबिट हो गया, खाना बनाने सीख गया। स्टार्टिंग में भी किस्सा हो गया था, बहन ने बोला 2 चम्मच डालना मसाला, बस डाल दिया, रेड चिली पाउडर 2 चम्मच, और इतना हॉट था बाप रे। और गोरा जिसके साथ में रह रहा था ना, उसने भी खाया। उनको भी पसंद है? नहीं पसंद नहीं, मतलब बहुत हॉट। मैं छोड़ दिया था मैंने। ओके। मैंने तो छोड़ दिया था। उसने खाया और ऊपर से बोलता भी अच्छा है। मैं बोला भाई कितना अच्छा भी रहेगा ये। मतलब आँख से पानी भी आ रहा है उसको, नाक से पानी आ रहा है। नहीं मतलब वो एक्चुअली आदमी बहुत अच्छा था, मतलब कभी ऐसा कुछ बोलता नहीं था। मतलब इंग्लैंड ने बहुत कुछ सिखाया भी है। वहाँ पे जाके ये
सॉरी, थैंक यू, हर एक चीज़ पे वो लोग बोलते हैं। कोई अननोन है तो भी स्माइल करते हैं। अपने यहाँ पे तो कोई लोग भी देता नहीं है, रिस्पेक्टफुल है वहाँ पे। हाँ, मतलब उनका कल्चर ही वैसे है। अपने इधर कैसे कौन चोर है, कौन क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं रहता है। सब जो पहचान वाले रहते हैं उनको ही, अब कोई हंसेगा तो बोले ये हंस रहा क्यों है मुझको, उस पर झगड़ा भी हो सकता है। करेक्ट। तो उधर सब देख के स्माइल करते रहते हैं, तो थोड़ा कल्चर भी वो इम्प्रूव हो गया। और मैंने जब भी वो, जैसे आपको कहा था, इंग्लैंड में स्टार्टिंग में मैं सीख रहा था क्या हुआ, मैं फर्स्ट हाफ में मैं टॉप 10 में भी नहीं था फर्स्ट सीजन में। और मैंने फिनिश किया था सेकंड। फर्स्ट था जेमी हाउ करके, न्यूजीलैंड का टेस्ट प्लेयर था वो, और वो बैटिंग पिच, उनका जो पिच था वो बैटिंग पिच था, और हमारा जो था एकदम खराब पिच था, घुटने के ऊपर बॉल नहीं आने का सीम, और ग्राउंड भी बड़ा था, उसका छोटा था। अगर मैं वो ग्राउंड में मैं उससे ज़्यादा रन करता था। सेकेंड सीजन में अभी ये न्यूजीलैंड का प्लेयर, अभी नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, अभी जो अटैकिंग खेलता है उसका नाम क्या है? ग्लेन फिलिप्स। नहीं अटैकिंग, अरे यार, सेमी फाइनल नहीं, उसने रन्स किए थे ना, एम से क्या नाम है उसका? मिचेल। हाँ, डैरिल मिचेल। राइट। तो इंग्लैंड में डैरिल मिचेल और हम दोनों साथ में एक ही लीग में खेल रहे थे। और किस्सा ऐसा है कि वो तभी ऑफ स्पिन भी डालता था, मीडियम पेस भी डालता था, और बैटिंग भी करता था, और पहले से ही तगड़ा था। मतलब मैं हार्डली 23-24 रहूंगा वो टाइम में, और मुझे वो पहले से ऐसा बड़ा लग रहा था, 28-29। अभी भी तगड़ा ही है, तो अभी भी तगड़ा ही था वो। हाँ, तो बाद रन करता था वो, और वो लीग में हाईएस्ट स्कोरर था वो, शायद वो सेकेंड या थर्ड था वो साल। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि इंग्लैंड में मैं इतने साल खेल रहा हूँ, ऑलवेज फर्स्ट सेकेंड वहाँ पे फिनिश की है। ये लोग इंटरनेशनल लेवल खेल रहे हैं, तो मतलब अपना इधर का लेवल का कंपटीशन कितना है। साउथ अफ्रीका में भी जो प्लेयर्स खेले वो भी साउथ अफ्रीका के लिए खेले, मतलब अपना यहाँ पे मुंबई में ही कंपटीशन बहुत है। इंडिया का तो अलग चीज़ है, बहुत डिफरेंस है। वहाँ पे आप डोमिनेट कर रहे हो, नया चीज़ कोई, वो लोग स्ट्रगल करते हैं और इंग्लैंड में जाके, क्योंकि उनको टेक्निक इंप्रूव करना पड़ता है। वो जो मेंटली स्ट्रांग है, जो जितना ध्यान देगा वो डेवलप होते जाते हैं। और मैंने बहुत रन किए थे, एक सीज़न तो मैंने 1900 रन किए थे। 1000 रन बोले खुश हो जाते हैं वो लोग क्लब। 1900 रन किए थे वो साल। आई थिंक 700 या 800 मारे थे, याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्ट, टाइम हो गया। वो ही एक डिफरेंस। और आप सुधर जाते हो एज ए ह्यूमन बीइंग ना, अलग रहते हो, नया कल्चर सीखने मिलता है। तो आप थोड़ा जो भी डिसिप्लिन है थोड़ा वहाँ से भी लेते हो, यहाँ से अपने जो भी आप जिनके साथ रहते हो वहाँ से अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए और बुरी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अभी के जो बच्चे लोग हैं वो उल्टा कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें नहीं ले रहे, बुरी चीज़ें ले रहे हैं। डैरिल मिचेल के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ, आपका क्या ऐसा उनमें ऐसा क्या आपको लगा कि हाँ ये ही इज गोइंग टू किल इट इन द फॉर न्यूजीलैंड? एक्चुअली डैरिल मिचेल, मैं इंट्रोवर्ट, मतलब भी इतना बात नहीं करता था। मैं जाके खेलता था सिर्फ। और डैरिल मिचेल के साथ हम लोग का बात एक बार ऑलमोस्ट झगड़े जैसा ही हो गया था। क्या हुआ एग्जैक्टली? मतलब उनका जो टीम था वो टॉप टीम था, ब्लैकपूल करके थी टीम, उनका टॉप टीम था, वो लोग ऑलमोस्ट चैंपियन हुए थे वो साल। और कैसे कि उनको कैसे ना दादा लोग रहते कैसे ज़बरदस्ती ये करने का, और प्रोफेशनल पे बहुत प्रेशर डालते हैं लोग, सब पूरा टीम आके कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, धक्का भी दे सकते हैं, ऐसे लोग हैं वो लोग। तो अचानक है ना एक बॉलर ने मुझे कुछ तो बोल दिया था या कुछ किया था, याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, और मैंने उसको कंटिन्यूस 4 बॉल 4 बाउंड्री मारे थे। तो उसने मुझे कुछ तो बोल दिया, तो मैंने वापस नेक्स्ट बॉल भी मार दिया, और उसको मैंने बोल दिया जा बॉल लेके आ करके, सीधा बोला बॉल लेके आ जा। और वो एक्चुअली बच्चा था, मतलब मैं ऑलरेडी मैं 24 रहूंगा, तो वो 19 साल का एक कुछ तो था। तो मतलब उनको ईगो देखो कितना है, मतलब टॉप टीम है, वो बच्चा में भी पता नहीं वो रेगुलर खेल रहा है कि नहीं, पर वो है। तो मैं उसको ऐसा बोल दिया डैरिल मिचेल, और हम लोग का वैसे ही हो गया कि मुझसे बात करना, उससे बात क्या करना है, ऐसा। मैंने बोला जस्ट गो एंड बॉल। वैसे ही थोड़ा मतलब मैं ज़्यादा एयर ही करता, और हम लोग मैच को हरा, कप गेम था तो हम लोग ने उनको बाहर किया था, मैंने 100+ किए थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब ऐसा गोरे लोग के साथ भी थोड़ा सा, और मैं नॉर्मली मैं इतना बात नहीं करता, पर थोड़ा अंदर वो रहता है कि ये टीम ने हमको हराया, मैं वन साइड। हाँ, बैटिंग में कैसा है उन लोग का मोस्टली इंग्लैंड में प्रोफेशनल के ऊपर ही रहता है, 1-2 बैट्समैन रहेंगे तो रहेंगे, नहीं रहेगा आपको ही करना है, आपको ही जीताना है, तो आपको वैल्यू बढ़ता है कि। और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा कि
आपको टीम को जिताना कैसा है, आप खेल रहे हो, आप दूसरे के भरोसे नहीं। मैं जब भी खेला सब टीम अच्छे थे, मैं आउट हो गया तो दूसरा कुछ ना कुछ करता था। सिर्फ ठाणा डिस्ट्रिक्ट में जब खेल रहा था तभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख गया था। तो वहां जाके मैंने खत्म करना सीखा, मतलब लास्ट तक जाके आपको फिनिश करना है। पहले क्या होता था, मैं खेलता था और लास्ट में थोड़ा आउट होता था, फिर प्रॉब्लम होता था टीम को। तो वहां से मैंने वो सीखा, हो तो मुझे बहुत हेल्प हो गया आगे। अभी थोड़ा फन क्वेश्चंस थोड़ा आएंगे जिसमें इट्स अबाउट इफ यू कुड प्ले अ मैच अलोंगसाइड एनी हिस्टोरिकल क्रिकेटर अलाइव और डेड, हु वुड इट बी? कोई ऐसा ही गेस है? देन देयर इज मिसकंसेप्शन हो गया है। हाँ, एक क्वेश्चन था अबाउट हु इज द बिगेस्ट प्रैंकस्टर, तो वो एक पूछ लेता हूँ मैं। प्रैंकस्टर, who was the biggest prankster? Sorry, I'll just frame this again. मुंबई क्रिकेट में आपने खेला इतने सारे साल, तो सबसे बड़ा प्रैंकस्टर कौन था? प्रैंकस्टर, हाँ, ऐसा इतना कुछ होता नहीं था। मे बी अभिषेक नायर, कुछ ना कुछ मतलब कीड़ा रहता ही, कुछ ना कुछ करने का। वो कोई एक बार तो ऐसे ही हम लोग, मैं बस में सोया था, मैं और एक दो सोए थे, वो वॉली नहीं बाल पे डाल दिया, किसी का कोलगेट लगा दिया, मतलब कुछ ना कुछ करने का। वो ऐसा मतलब ग्राउंड पे फुल फोकस रहता था, बाहर बहुत मस्त थी, बहुत हम लोग क्या बहुत सारी चीज़ें किए। कभी कुछ एक्टिंग का, बॉन्डिंग के लिए एक्टिंग का सेशन, मतलब वो हर एक ग्रुप एक्टिंग करेगा। किसी ने आदत राव का आपने वीडियो निकाला था, वो बोला एक्टिंग मस्त करता है सूर्य कुमार यादव, और मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि बेस्ट एक्टर मुझे मिला था वो टाइम। आपका कैसा, किसका एक्टिंग कर रहे थे आप तभी? आप कुछ नहीं, वो जाने दो अभी। अरे आप बता सकते हो इतना तो एटलीस्ट। नहीं मतलब नॉर्मल हम लोग राम लक्ष्मण हनुमान ये सब एक नाटक कंपनी था हमारा प्रॉपर था, बाकी लोग का थोड़ा सा अलग था। पर उसमें मैं प्रोड्यूसर दिखाया था, थोड़ा बेवड़ा प्रोड्यूसर रहता है, वो एक्टिंग मैंने वैसे की हुई। तो हम लोग ऐसे ही, वो फन था, प्रॉपर शूट किए थे और प्रॉपर स्क्रीन पे दिखाया था, बस फन के लिए, बॉन्डिंग के लिए, टीम बॉन्डिंग के लिए। हम कर्नाटक वो KSCA टूर्नामेंट होता है वहाँ पे किए थे। और मैंने जर्सी मूवी में भी काम किया, सिर्फ मतलब एज अ क्रिकेटर खेला था। वो फाइनल जो मैच होता है शाहिद कपूर पंजाब टीम से, मैं कर्नाटक टीम में था। तो उसमें सेंचुरी जो मारे थे, क्योंकि मुझे कैप्टन बनाया गया था पहले, और वो लॉकडाउन का टाइम था, बोला फ्री है तो मैं बोला जाता हूँ, बुलाया तो मैं गया। और मैं बोला कि मुझे बैटिंग चाहिए, कैप्टन से वो बोला कैप्टन का रोल है ना, वो उसका मतलब एक्टिंग में है ज़्यादा, मतलब ये हाथ भी दे करेगा वो करेगा, उसका बैटिंग कम है। मैं बोला मुझे बैटिंग चाहिए भाई, मैं इधर आया, मैं सिर्फ देखने को या घूमने को नहीं आया या पैसे के लिए नहीं आया, मेरे को बैटिंग चाहिए। लॉकडाउन था, मुंबई में अलाउ नहीं था कुछ भी, वहाँ पे चंडीगढ़ में शूट था। तो फिर उन्होंने ऑडिशन लिया कि 100 मारने के बाद कौन था, दूसरे ने ओवर एक्टिंग कर दिया, मैं नेचुरल जैसे 100 मारने के बाद करता हूँ मैंने वैसे ही एक्टिंग किया। वो फटक से वो असिस्टेंट डायरेक्टर ने बोला हाँ ठीक है, यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस। तो फिर गया, मैंने बैटिंग बहुत की, फटाफट टेक्स हो गया कि ऑलरेडी उनको रणजी ट्रॉफी प्लेयर मिल रहा है तो उनके लिए अच्छा है वो। तो और इम्पोर्टेंट मतलब उनको बहुत सारे आप वीडियोस देखोगे ना, जो मेन कैचेस है वो मैंने लिए। स्लीप में एक बार एक्चुअली आउट दूसरा होने वाला था, वो एज लग गया और मैंने स्लीप में कैच भी पकड़ा था। प्रॉपर शूट किया था। शाहिद कपूर ने भी बहुत मेहनत की थी मूवी के लिए, और उसको भी इंजरीज कुछ ना कुछ हो रहे थे क्योंकि आदत नहीं था, और वो बॉल भी एक बार लग गया था, पर वो हार्ड बॉल था। तो जो इनक्रेडिबल बॉल रहता है ना, वो भी थोड़ा हार्ड रहता है, वो भी एक बार लगा था। वो सीजन बॉल से भी कर रहे थे, वो जो पूल शॉट जिसमें रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ पे इनक्रेडिबल बॉल यूज़ किए थे। और जो लास्ट कैच का सीन है उसमें भी मैंने किया था। उनको मैंने आइडिया दिए थी कि कैसे ये कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो मैंने साउथ का मेरा रोल क्या था, इसमें भी सेम पढ़ाई किया था मैंने। कि मुझे मेरा रोल क्या रहने वाला है उस हिसाब से मैं करूँगा। मैं तो साउथ का मूवी देखा था उनका, कि उसमें बहुत नकली बोलता था, नकली वो लास्ट कैच, वो ऐसा आता है, ऐसा करके ऐसा करता है, मतलब क्या है थोड़ा रियलिस्टिक। हाँ, क्योंकि हमको पता है कि सिचुएशन कैसा होता है, 3 रन कैसे भाग सकता है वो शाहिद कपूर रन आउट के टाइम में 3 या 4 रन भागे थे लास्ट में। तो मैं ऐसा पीछे भागा, फुल जंप मार के अंदर बॉल फेंका, गिर के, मतलब प्रॉपर उनको दिया, तो वो बहुत खुश हो गए थे। कितना टेक लगा आपको? एक ही टेक में आपने कर लिया वो?
नहीं नहीं, बॉल कैसे बीच बीच में बाउंड्री के बाहर भी जा रहा था, कभी कभी थोड़ा भी था, पर स्टार्ट में एक दो में ही उन लोगों को अच्छा मिल गया था। अच्छा, हाँ। फिर थ्रो में भी थोड़ा एनर्जी दिखाना है, क्योंकि बीच में मुझे थ्रो करने बोला था पर वहाँ पे कोई था नहीं, तो मैं जोर से थ्रो कैसे करूँ। तो मैंने खुद बोला कि उधर किसी को रखो, तो मैं उसको देख के जोर से थ्रो कर सकता हूँ, तब जाके वो टेक अच्छा हो गया। क्योंकि मैं जोर से थ्रो बॉल जाएगा लंबा, किधर भी जा सकते हैं, हाँ। तो कोई ऐसा मुझे प्रॉपर सीनियर और दो कि इजी हो जाएगा शूट। तो अभी एज अ क्रिकेटर हमको उनसे ज़्यादा पता है, करेक्ट। तो वो हेल्प हो सकते हैं उनको। आपने शाहिद कपूर को कुछ टिप्स दिया अपने बैटिंग के रिलेटेड? एक्चुअली लॉकडाउन का टाइम था, मैं स्लीप में था, तो हम लोग को पहले ही बोला था कि तुम लोग बात मत करो। अच्छा। क्योंकि उनका फोकस अपने एक्टिंग में रहता है, उनका क्या बैटिंग और ये सब रहता है। बीच में एक हाथ कुछ बोल दिया था, अभी याद नहीं आ रहा है, मतलब वो ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रहा था ऊपर। एक हाथ कुछ बोल दिया था, याद नहीं आ रहा क्या बोला है, और कैसे, पर उसने बहुत मेहनत की था, उसके साथ जिसने भी मेहनत किया था उन लोगों ने भी अच्छा किया था, पर हमको अवॉइड ही बोला था। तभी कोविड की वजह से अलाउ नहीं था। हाँ, तभी ज़्यादा टीम फोटो लिए थे हम लोग, पर वो शाहिद कपूर भी सुबह का जो 2-3 घंटे का उनका जो टाइम स्पैन था उसमें वो करके निकल जाते थे, बाकी फिर हम लोग का सेशन। अगर आपको कोई मैच खेलना रहेगा कोई किसी हिस्टोरिकल क्रिकेटर के साथ, तो वो कौन रहेगा और क्यों रहेगा? बहुत सारे एक्चुअली। अभी मैं सचिन बाजी के साथ तो खेल चुका हूँ, हाँ। रोहित भी खेल चुका हूँ। हिस्टोरिकल देखा जाए तो करंट प्लेयर भी बोल सकते हैं, किसी हिस्टोरिकल पूरा नहीं, कोई भी आपके। सुनील गावस्कर। अच्छा। ओके, उनका टेक्निक सुपर्ब था। हाँ। मेरा भी बैटिंग टेक्निक पे ही है, वो आराम से खेलते। मैं डेज क्रिकेट में आराम से खेलता। अब भी ओपनर, वो भी ओपनर बैकफुट डिफेंस, सीसीआई में एक बैकफुट डिफेंस था, वो देखा था मैंने। वो लोग क्या मतलब टेक्निक है, वहाँ से वो देख के भी हम लोग कॉपी मारते थे कि कैसा हो सकता है ये, मतलब जो टेक्निक है, तो उससे बैकफुट डिफेंस इंप्रूव हुआ। और मतलब हम दोनों अगर ऐसे, मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों बैटिंग करेंगे तो सामने वाले टीम की हालत क्या होगी कि ये दोनों दो दिन बैटिंग कर रहे हैं। अगर वेस्ट इंडीज के बॉलर्स होते तो ऑब्वियसली वो लोग एक देखो, सब लोग बोलते हैं कि गोट कौन है, ये कौन है, सबका अपना अपना जो ओपिनियन रहता है, डिकेड रहता है, या फिर जो भी जनरेशन से अलग अलग। तो वो टाइम में सुनील गावस्कर ग्रेट क्यों है, क्योंकि तभी वही कि हेलमेट नहीं था, हेलमेट था तो ग्रिल नहीं था, और उनको वो बॉडी, उनका चेहरा देख के ही लोग डरते थे। तो वो जैसे भी एक्शन, अलग अलग टाइप का एक्शन था, और उनको वो शॉट्स मारते थे। खड़े रहना अलग चीज़ है, पर शॉट्स भी मारते थे। और तभी के पीछे वेस्ट इंडीज के और अभी के पीछे में बहुत फर्क, अभी बहुत स्लो हो गया, टर्निंग ट्रैक हो गया, तब भी थोड़े फायर ही रहते थे। और पहले के बॉलर्स भी काफी फर्क था। हाँ, तभी मेंटली स्ट्रांग थे। अभी कैसे वो लोग ने, मुझे पता नहीं उनका अपब्रिंगिंग कैसे हो गया, पर वो मेंटली बहुत स्ट्रांग थे। वो लोग फिजिकली भी स्ट्रांग थे, मेंटली भी स्ट्रांग थे। अभी के वेस्ट इंडीज में थोड़ा सा कैसे वो एंजॉय वाला लाइफ आया, मेंटली थोड़े वीक दिखते मुझे पहले के इसमें। तो वही और विवियन रिचर्ड्स, यू कैन से विवियन रिचर्ड्स, मतलब मैं एक साइड में सिर्फ देखते रहो उनको, एक साइड से वो मारते रहेंगे। आप विजुअलाइज कर रहे होगे कि आप और सुनील गावस्कर जी साथ में ऐसा खेल रहे हैं। अभी बात कर रहे हैं उसमें विजुअलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि जो भी बात करते हैं नॉर्मली, मुझे ऐसा बात करते विजुअलाइजेशन से सीनियरों में क्रिएट करता हूँ, वो हैबिट हो गया है। इसलिए मैं मैचेस देखता नहीं है, मेंटली थक जाता हूँ मैं। अच्छा। अब जो लोग जो भी देखते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, और मैं देखता हूँ तो मैं एनालाइज करता हूँ सीधा कि ये ऐसा क्यों किया है इसने, ये क्यों डाला बॉल, बैट्समैन ने ये गैप निकालने के लिए अच्छा ऐसा पैर डाला, ये हेड ऐसा लेके एनालाइज करने। हाँ, तो स्टेडियम में भी जाता हूँ, लोग नाचते भी, तो मेरे को नहीं आता वो सब। मोस्टली क्रिकेटर्स लोग को इतना नहीं आता नेचुरली, तो मैं अवॉइड करता हूँ। अगर मैं जब खेलता था तभी कुछ सीखना है मेरे को, तो मैं वीडियोस देखता था बैटिंग। और इवन न्यूजीलैंड के सामने हम लोग खेले थे। आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपने आई थिंक 100 मारा था, तो आप उसके बारे में ज़रा आप बताएं। एक्चुअली 3 सीज़न ऑलरेडी मुंबई के लिए खेला था। 2 सीज़न का मेरा गैप हो गया था सर्जरी की वजह से, और मैं इंग्लैंड में खेल रहा था क्लब डिवीज़न। कौन सा साल था ये? आई थिंक 15 या 16 के आसपास था। ओके। हाँ, 15 जस्ट आफ्टर यू रिकवर्ड फ्रॉम द इंजरी। राइट। तो मुझे कॉल आया था कि आपको सिलेक्ट किया गया है, न्यूजीलैंड के साथ अपना प्रैक्टिस मैच है। मुंबई चैंपियन हुई थी, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी मिला था मुंबई को, और एक ओपनर इंडिया के लिए सिलेक्ट हुआ था, तो मुझे चांस मिला। तो
1-2 मैच छोड़ के मैं जल्दी आ गया मुंबई में। और मुझे किस्सा भी ऐसा है, मतलब बहुत मतलब मेंटली स्ट्रांग कोई रहेगा तो वो खेलेगा, ऐसा सीन था। क्योंकि मैं जब आया था और सडनली मैच था, हम लोग प्रैक्टिस हुए थे, मैं बीमार पड़ गया था। क्योंकि कैसे क्लाइमेट चेंज हुआ था, ठंडी से उधर गर्मी भी समर नाम के लिए रहता, बारिश और ठंडी रहती है इंग्लैंड में। और यहाँ आया था वो सितंबर में, हीट बहुत चालू हो गया था, तो मुझे वो मैं यूज टू नहीं था उसके लिए, तो बीमार पड़ गया। प्रैक्टिस हो गया, चंदू सर मेरे को चिल्लाए थे वो अभी आया और तो बीमार पड़ गया, मतलब ऐसा। नहीं, एक्चुअली मैं इंग्लैंड से आया था ना, तो पहले दिन में प्रैक्टिस को आया था। सर बोले अरे वाह तो आ भी गया। हाँ सर मैं अभी जस्ट कल ही रात को आया, और तो हो गया। फिर बीमार पड़ा मैंने, वही प्रैक्टिस सेशन मैंने बोले कर चुपचाप, बीमार था मैं, फिर भी सर ने बोला कर। तो फील्डिंग में जैसा जैसा किया, फिजियो बोला देख जितना हो सकता है उतना कर, ट्राई कर। एक ही सेशन था क्योंकि, फिर उधर गए, उधर भी खेलने वाला तो था मैं, क्योंकि ओपनर था नहीं, मैं और दूसरा था ओपनर। और फिर इंग्लैंड ने बैटिंग की, 350 मार दे एक दिन में, अटैकिंग खेल रहे थे थोड़ा, और बैटिंग पिच था, दिल्ली में मैच था। और हमारा बैटिंग आया 0 पे, पहला विकेट गया। और उसमें मैंने पहला ओवर जब खेला मैं अपना, इसका नाम क्या है, लेफ्ट आर्म ट्रेंट बोल्ट। हाँ कट कर ट्रेंट बोल्ट तो आपको नींद कम हुआ तो मैं ये हो जाता। तो उसके बाद में फिर ट्रेंट बोल्ट को जब पहली बार खेला, 140 प्लस डाल रहा था भाई साहब, और मैं इंग्लैंड से, वो पिच स्लो रहती है, यहाँ पे बैटिंग पिच था पर बॉल जा रहा था अच्छा। पहला बॉल खेलने के पहले ही बॉल पीछे गया, मैं बोला अब खेलूँ कैसे, तो बैकलिफ्ट मैंने लो बैकलिफ्ट रखी। जस्ट जितना स्टंप में आया मैं रुका रहा था, मतलब वो टाइम निकालता हो, बॉल जैसे पुराना होते जाएगा वो लोग थकते जाएंगे तो वो लोग भी स्लो डालेंगे, क्योंकि उनको भी इतना यूज टू नहीं है गर्मी का, तो वो लोग थोड़ा उनको थका था वैसे। तो स्ट्रैटेजी। और बड़ी बात क्या थी मेरी प्रिपरेशन में, 100 मैंने ये मैच में की, पर प्रिपरेशन ऐसा था मेरा कि हम लोग को वीडियोस दिखाते सबके, मैंने इनके जो भी बॉलर्स है, सऊदी वो मैच नहीं खेले, जस्ट इंजर्ड हो गए थे वो टाइम। सऊदी, वैगनर, ब्रेसवेल फास्ट बॉलर, सैंडनर, और वो बाद में सोडी, इनका सबका विकेट टेकिंग डिलीवरीज देखा था मैंने यूट्यूब में में गया मैंने, सबके वीडियोस चेक किए कि बोल्ट सिर्फ अंदर डालता है और ऑफ कटर डालता है, वो बाहर का स्विंग नहीं करता है। और आउट सब उसके वही बॉल पे होते हैं। वैगनर भी अंदर डालता है, वो भी ऑफ कटर डालता है, और बाउंसर डालता है। ये 3 विकेट बाउंसर बहुत डालते हैं, और तेज है वो भी। ब्रेसवेल आउट स्विंग डालता है, इन स्विंग इतना शार्प नहीं है। सैंडनर है, जोर से डालेगा, फ्लैट डालेगा और स्पिन करने देखेगा, पर ये बैटिंग पिच है तो इतना स्पिन नहीं होगा। सोडी तो पता, गूगली भी डालता है लेग स्पिन, और मैं लेग स्पिनर का बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ, तो मेरे को थोड़ा ईजी जा सकता है। तो वो सब स्ट्रेटेजी वैसा था। और स्पिनर एक नया था, केन्स करके आई थिंक, वो तो भाई 6 फुट कितना है मालूम नहीं, 3-4 रेंजर ऊपर से डाल रहा है, उसका इधर बॉल आ रहा है, बोला क्या बाउंस हो रहा है उसका, बाप रे। वो भी फ्लैट, दिल्ली में लो बाउंस रहता है, तो उसका इतना ऊपर आ रहा था। तो वो मुझे मैच में बहुत, बोल्ट का अगर मुझे मालूम नहीं था वो ऑफ कटर डालता है, जैसे मैंने उसने बॉल डाला, मुझे अंदर अंदर सेट किया था प्रॉपर, अंदर वो बॉल वहां से उसने बाहर में ऑलमोस्ट इधर गया और रुक गया मैं इधर। अगर मैं डालता ना तो प्रॉपर यही लगता, सब बोलते हैं अच्छा बॉल है, पर प्रिपरेशन, जो भी अच्छे प्लेयर्स है उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होता है। बॉल गिरता है अच्छा, पर उसको खेलना आना चाहिए, वो बड़ा बैट्समैन रहता है। तो वो टाइम में मेरा प्रिपरेशन अच्छा था, सबका जो भी है, सोडी को मैंने अच्छे से खेला, तो ये मुझे बहुत हेल्प हो गया। तो उस 100 मारे, फिर मैं वापस टीम में कमबैक किया, उस साल में खेला मैचेस। वो लोग ने भी आपका कुछ बैटिंग एनालाइज किया रहेगा कि हाँ दिस गाय इज नाउ रीडिंग देयर द बॉलर्स, सो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया जो टू टैकल यू? उन लोग स्ट्रैटेजी से, वो लोग मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे ऊपर कैसा प्रॉपर ये करना है, उनका स्ट्रैटेजी वो लोग यूज कर रहे थे कि हम लोग इंडिया टीम के साथ खेलेंगे तो कैसे डालेंगे। वैगनर बाहर डाल रहा था ऑफ कटर, 2 गली स्लिप नहीं लगा, 2 गली लगा कि मैं ड्राइव मारूं, तो अभी मैं भी उतना इंटेलिजेंट था कि भाई मारूंगा नहीं मैं। बाउंसर डाल रहा है, बाउंसर के लिए फील्ड लगाए, मारूंगा ही नहीं मैं। सूर्य कुमार यादव वो घुमा रहा है, छक्का मार रहा है, वो बिंदास घुमा रहा है, वो बच भी रहा है, मार भी रहा है। स्टार्टिंग में सूर्य ने उसका हाथ का कैच छोड़ा, रोहित शर्मा को आउट किया पहले, फिर उसको वही ओवर में सूर्य का हाथ का कैच छोड़ा, सूर्य ने जो मारना चालू किया उसने भी 100 मार दिए, मैंने मार, सब ने ऑलमोस्ट 50-50 बाद में सब लोगों ने किए। तो हम लोग ने बढ़ा, बाद में वो लोग खुद से बोले भाई डिक्लेयर कर दो, अभी हमको बैटिंग प्रैक्टिस दो।
वो हल्के में लिया एक्चुअली देखा जाएगा तो उनको लगा कि मुझे डोमेस्टिक टीम है हम आउट कर देंगे, तो उनके अगेंस्ट गया। सऊदी का फॉर्म उधर ही खराब हो गया, वो सीजन में उसने विकेट्स नहीं निकाले, ये हमने बहुत मारा था उसको, जिसमें हम लोग ने आई थिंक 3-0 हराया था ना उस इंडिया ने। इंडिया ने सीरीज जो जीता था, अभी याद नहीं वो एग्जैक्ट, पर बहुत उसको तो बहुत मारा था सॉरी। परफेक्ट, दिस इज बॉम्ब कंटेंट बिकॉज इसका एक प्रॉपर अच्छा क्रेजी नाइस, थैंक यू सो मच। अभी आते हैं रैपिड फायर सेक्शन में। अगर आप आईपीएल के ऑक्शनर होते और अगर आपको खुद के इसमें आपको बिड करना था तो आप कितना बिड करते? हाँ कैप्टन ही बन जाता। बट अंदाजे से आप अगर लगाते कि हाँ इतना आई थिंक प्राइस ठीक रहेगा। नहीं वो कैसे नॉर्मली डिपेंड्स करता है कि आप कौन से फॉर्म में हो, क्या फॉर्मेट खेल रहा हो। अभी मैं अब आईपीएल में अभी अगर मैं अच्छा खेलता, मैं खुद बोलता हूँ कि अगर मैं वो टाइम में अच्छा खेलता, मतलब मैं यंग था तो स्टार्टिंग में तभी 10 lakhs था तो वो उसमें मैं जाता था, फिर डेवलप होता था, फिर मैं एज और स्टेट की टीम मुंबई के लिए खेलता था परफॉर्म, फिर वैसा बिड। तो मेरा ऐसा कुछ फिर ईगो लगेगा कि मैं इतना बोल रहा हूँ 20 करोड़ 25 करोड़ नहीं वो सब जो जिसको मिलना है उसको मिलेगा। इफ यू हैड टू प्ले क्रिकेट ऑन एन अनयूजुअल सरफेस, जैसे कि आइस हो गया या फिर रूफटॉप हो गया या फिर अभी सैंड का भी एक ये है, तो कौन सा आप चूज करते? देखो रूफटॉप तो हम इंडियन लोग सब खेलते हैं, टेरेस पे जाके खेले हुए, ठीक है, और कीचड़ में भी खेले हुए हैं, तो स्नो में भी, आइस स्विट्जरलैंड और वो सब उसमें जैसे वो बीच में इंडियन मैचेस हुआ था, इंडिया पाकिस्तान आई थिंक वो स्नो में ही हुआ था ना, बीच में वो पिच मैट का ही था शायद, मैट का ही था, उसमें स्नो सब गिरा था, और वैसा टाइप में कंडीशन पूरा सेहवाग और वो सब स्वेटर बहुत कुछ डाला था, पता नहीं क्या, तो वो कंडीशन ऑलरेडी इंग्लैंड में ठंडी रहता है, बहुत हाथ जो नम होते हैं स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम होता है, फिर हाथ गर्म करना ही चाहिए आपको, फिर जाना, नहीं तो बैटिंग होता ही नहीं है। तो मैं भी इंग्लैंड में जब ज़्यादा ठंडी रहता था ना तो ग्लव्स डाल के ही रखता था, जितना गर्म हो सकता। वो हैंड वार्मर आते हैं, तभी कुछ आइडिया ही नहीं था हैंड वार्मर ऐसा कुछ रहता है, और गोरे लोग को तो आदत था, उनको आदत था ये सब करने, तो हमें आदत नहीं था, मुझे थोड़ा भी धीरे बोला तो लग जाता था। बस ऑलमोस्ट सब गर्मी में तो हम लोग खेले, चेन्नई में भी खेले, मुंबई में भी ह्यूमिडिटी बहुत होता है, पिच मतलब वही आइस में मतलब बॉल स्किड भी होएगा, हाँ बीच में कराया आएगा, बॉल उड़ेगा, डेंजर एकदम डेंजर। इफ यू हैड टू स्वैप स्पोर्ट्स फॉर अ डे विद एनी अदर एथलीट, व्हिच वन वुड इट बी? कौन सा भी स्पोर्ट्स के? कोई भी स्पोर्ट्स का। अगर आप देखो मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है, मैंने ठाना डिस्ट्रिक्ट में भी प्रोफेशनल लेवल में खेला है, तो फुटबॉल में नेमार, हाँ, मतलब वो स्किल्स के लिए, नॉट हिज एटीट्यूड, मतलब वो उनका एटीट्यूड बाहर का छोड़ दो, पर उसका जो है ड्रिबल और जो मतलब उसका जो एटीट्यूड है, मुझे गोल मारना है, वो बहुत कम लोग हैं, मेसी में है, रोनाल्डो में है, उसमें है, मतलब वो लोग भागते ही रहते हैं, मुझे गोल मारना है, बॉक्स के अंदर गए तो कोई बहुत सारे प्लेयर रहते हैं वो सिर्फ पास करते और रुक जाते हैं, तो वो मुझे प्लेयर बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा फेवरेट ही है। अगर वो इंजर्ड नहीं होता और इसके बाहर सब जो भी है वो कम होते हैं, तो वो रोनाल्डो और मेसी के लेवल का ही प्लेयर था। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यू हैव टू ओनली आंसर वन वर्ड आउट ऑफ दीज टू, मेसी या रोनाल्डो? just one, you cannot be biased, only just one. सिचुएशन के हिसाब से, no situation, just one. नॉर्मल फुटबॉल मेसी, ऑलराउंडर रोनाल्डो। ओके, मतलब अगर आपको नॉर्मल देखना है तो मेसी, ऑलराउंडर मींस हेडर भी मार सकता है, लेफ्ट लेग से भी मार सकता है, राइट लेग से, क्रूशियल मैच इंपॉर्टेंट टाइम में भी मार सकता है, पेनल्टी तो वैसे दोनों मारते हैं, तो फिर रोनाल्डो। मुझे दोनों भी पसंद है, पर रोनाल्डो में जब भी गेम खेलता हूँ तो रोनाल्डो ज्यादा लेता हूँ मेसी से, क्योंकि मेरा गेम जो है फीफा में, तो वो रोनाल्डो प्रॉपर, क्योंकि हेडर वीडर वो सब मारता है। अगर क्रिकेट में ऐसा एक पावर अप फीचर रहता जैसे वीडियो गेम्स में रहता है, तो आप कौन सा एबिलिटी चूज करते आपके बैटिंग में? ऐसा मतलब कौन सा पर्टिकुलर शॉट्स है, ऐसा कुछ ऐसा लॉफ्टेड शॉट्स अगर हुआ तो ऐसा, या फिर एनीथिंग इट कैन बी। मेरा मतलब वन ऑफ द फेवरेट शॉट कवर्स के ऊपर है, तो इनसाइड आउट, हाँ इनसाइड आउट फेवरेट है मेरा, हाँ। और जो ऐसा मारना चाहिए, जो अलग से अभी आजकल मार रहे लोग, हाँ, जो
पल्लू स्कूप जैसा है सुपला या शॉट। सुपला शॉट है। हाँ, वो एक्चुअली वो स्पीड यूज करते हैं, आपको रिस्ट अच्छे से, क्योंकि बॉडी वेट ट्रांसफर नहीं होता है उसमें, सिर्फ वो प्रॉपर थोड़ा लाइन इधर लेना है आपको, वो प्रॉपर राइट टाइम में रिस्ट यूज करना है, वो आपको आइडिया। और फिर एकेडमी में भी बच्चे लोग करते हैं, मैं उनको बोलता है, उनका स्पीड अलग रहता है, हाँ, वो पिच अलग रहता है, वो बाउंसी पिच रहता है, बहुत जोर से आता है, अपना पिच में स्लो आ रहा है, तो यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट हाँ, तो रुक के आएगा, तुम लोग मारोगे शॉट फाइनल, कीपर आउट हो जाएगा। हाँ। तो ये तुमको चूज करना है कहाँ पे मारना है, पर ये थोड़ा कैसे आजकल के जमाने का शॉट है, तो लोग एंजॉय करते हैं। बट कभी आपने सूर्य कुमार यादव से सीखा है सुपला शॉट? एक्चुअली तभी वो ये शॉट नहीं मारता था, हाँ, वो लेट कट फास्ट बॉलर को स्लीप में के बीच में से लेट कट मारता था, वो पैडल स्वीप मारता था। स्वीप कम, मतलब बेस्ट प्लेयर रहेगा स्वीप का, अच्छा। सब जगह मारते हैं, मतलब पीछे से लेकर मिड विकेट तक प्रॉपर मारते हैं। तो पहले सामने मारना उसका प्रॉब्लम था, पर लेग साइड उसका बहुत स्ट्रांग था, ऑफ साइड में थोड़ा, अभी वो जैसे ऊपर का लेवल खेलते गया फिर उसने डेवलप कर लिया। हाँ। अगर आपके पूरे क्रिकेटिंग जर्नी का एक कोई बायोपिक अगर बनता लाइफ के बारे में बेसिकली, तो उसका टाइटल क्या रहता? बहुत डिफिकल्ट है, आप ही बताओ कुछ इंटरेस्टिंग नाम। केपी और समथिंग लाइक आई डोंट नो। देखो लाइफ में देखो सपोर्ट सबसे मिलता है, पर स्ट्रगल आपको ही करना है। पर स्ट्रगल अच्छे वे में आप लोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। स्ट्रगल बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ या पहले भी देखा है, वो सिर्फ नेगेटिव वे में देखता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, वो अगर सबके साथ हो, मेरे साथ भी हो रहा है, मैं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, सिलेक्टर सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रहा है, तो आप नेगेटिव चीज़ें में ध्यान दोगे तो फिर मेरा मोस्टली मुझे लगता है कि मैं बहुत डीप थिंकिंग करता हूँ कोई भी चीज़, एनालिटिकल माइंड। हाँ हाँ, तो वो थोड़ा सा मतलब आपने ये शेरलॉक होम्स देखा है, हाँ हाँ हाँ, तो उस हिसाब से कि इसने अगर ऐसा किया तो हाँ, कि वो मूवी ऐसा बन सकता है, तो मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, इसको देख दिया रहा इसको, ऐसा है अंडर 16 में भी हम लोग ने किए। अरे हाँ, क्योंकि तो हम लोग वीडियो एनालिस्ट लास्ट ईयर नहीं था, ये साल था, तो मैं बोलता था हाँ इसको ये बोल डाल, उसको वो बोल डाल, और बच्चे लोग को मेन बेसिकली क्या वो डालने आ रहा था, तो उसमें वो विकेट निकाल रहे थे। तो आप वैसे चीज़ देखोगे तो वैसा टाइप में एक मूवी बन सकता है मेरा, कि वो अगर करते हाँ, मतलब इंटेलिजेंट टाइप में थोड़ा, ये क्रिकेट रिलेटेड जो भी है उसमें आप चंद्रकांत पंडित सर देख सकते हो, अभी वो मेरे साथ मेरे जो भी कोचेस थे, चंदू सर है, सुलक्षण कोल है, ये लोग सब मास्टर है, और मुझे बहुत फ़ायदा हो गया इनसे थोड़ा, सबका अलग अलग स्टाइल रहता है कोचिंग का, और टीम के लिए बहुत कुछ करते, सबका अलग अलग रहता है, कोई अच्छे से बात भी करेगा, कोई स्ट्रिक्ट भी रहेगा, बच्चों के हिसाब से होता है, प्लेयर के हिसाब से होता है, सबका अलग अलग थियरी है, वो अपना बेस्ट जो रहता है अपने हिसाब से। तो मेरे को भी वही है कि स्ट्रैटेजी कैसे कॉन्सेप्ट, और बच्चे लोग के साथ आज भी एक बच्चे को 1-to-1 कोचिंग कर रहा था, उसका बॉटम हैंड का इशू था, मेरा कोच सिखा रहा था उसको, मैंने बोला इधर आ, इसको इधर ऐसा करके देख जरा, उसने जैसे हाथ लगा और सीधा ऐसा गया। मैं बोला क्या प्रॉब्लम था उसका, बोला वो टाइट है उसका पूरा, बोले ये रीज़न है, इसलिए वो क्योंकि बॉटम हैंड बहुत यूज़ कर रहा है, और उसको वो उसका ग्रिप अलग है, वो अंदर लेता है, तो वो तेरे को इश्यू सॉल्व करेगा ना, तो ये इधर का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि बॉटम हैंड यूज़ करता है। रीज़न क्या बहुत सारा चीज़ रहता है, वो आप बायोमैकेनिक्स में जाके तो बहुत सारी चीज़ें, पर वो बॉटम हैंड इतना यूज करता है, ये अंदर है तो फिर इसको बाहर सीधा खेलना है तो उसको हाथ बाहर लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे अटक जाता है हाथ, बहुत सारे ऐसे चीज़ें रहते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। वो पैर बैलेंस करना है, किसी को बैलेंस, बच्चे लोग का बैलेंस इतना नहीं होता है, सबका हेडफॉल होता है, रीज़न क्या, वो पैर स्ट्रांग नहीं है उसका, तो उसको कितना भी ड्रिल कर रहा हो वो गिरेगा। मैं उसको बोला चल लेग स्ट्रेंथिंग करते हैं, जो एसेंसी लोग प्रॉपर से कर सकते हैं, पर अपने को बेसिक तो करा सकते हैं कोचेस। कोचेस लोग को भी थोड़ा सिखाते हैं, जो भी लेवल कोचिंग होता है उसमें बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि स्ट्रेंथनिंग, बेसिकली बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट के पीछे वो स्ट्रेंथनिंग, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, वो भी इशू होता है, तो वो आपको एनालाइज करना आना चाहिए, वैसा रहता है। दैट वाज इट फ्रॉम आवर साइड। जाते जाते इफ एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू एनी यंग क्रिकेटर जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं,
उनको क्या एडवाइस दोगे आप? बेसिकली पहले राइट कोच चूज करो। बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, सब लोग यहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे भी जाते हैं, वो जो सिलेक्टर है कोच है उनके पास दूसरा कोच हो गया फिर उसके पास जाते हैं। उसमें क्या होता है ना, आप कॉन्टैक्ट बना रहे हो अपना, पर आपका ना ग्रोथ नहीं हो रहा है एज अ प्लेयर, आपका टेक्निक इंप्रूव नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें रहता है ना, आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं कि वो सब जगह जाता है, नाम खराब हो जाता है। तो राइट पहले कोच चूज करो जो आपको स्किल्स टेक्निक देन मेंटली भी हेल्प करे। आपको क्लब चाहिए तो क्लब में हेल्प कर सकता है क्या, कॉर्पोरेट टीम में हेल्प कर सकता है क्या। आप एक्सपेक्ट मत करो अगर आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। बहुत सारे प्लेयर्स मेरे पास आते हैं, वो सर मेरे को क्लब दो, मेरे को मतलब परफॉर्मेंस क्या दे रहा। पहले मैं वही पूछता हूँ, परफॉर्मेंस ही नहीं है तो तुमको ऊपर का डिवीजन नहीं मिलेगा, आपको पहले स्टार्ट नीचे से करना पड़ेगा। आप एज ग्रुप खेल रहे हो तो आपको जल्दी मिल सकता है। जैसे मैंने ए डिवीजन 15 साल में ही खेला था, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे मैं वही एकेडमी में था, प्लेयर्स अवेलेबल नहीं, चांस मिला और परफॉर्मेंस किया तो उनको समझा कि भाई ये लड़का कैपेबल है ए डिवीजन खेलने के लिए, तो मुझे ईजी हो गया। तो मैं नीचे का डिवीजन बहुत कम खेला हूँ, मैं कांगली एक ही बार खेला हूँ नीचे, बाकी ए डिवीजन में खेला हूँ। जो भी अभी बी डिवीजन खेले थे, अभी वापस वो टीम को प्रमोट करके हम लोग ने ए डिवीजन लाया, CDCBA उसको प्रमोट करके लाए। तो प्लेयर्स को वो मालूम रहना चाहिए। और पेरेंट्स को भी बोलूँगा मैं कि आप प्लेयर्स को सपोर्ट करो, कोचिंग में मत जाओ क्योंकि वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको सपोर्ट करो। फाइनेंशियली बहुत लोग नहीं कर सकते हैं, पर राइट आप चूज़ करोगे ना कोच, थोड़ा एक्स्ट्रा फीस जाता है पर वो लड़का जल्दी डेवलप होगा क्योंकि टाइम का वैल्यू है। क्योंकि एक एज ग्रुप खत्म होते जाएगा, वो बच्चा सिलेक्ट होने का चांसेस कम हो जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, प्रवीण तांबे खेला है, बाद में बहुत सारे प्लेयर्स जो एज ग्रुप नहीं खेले वो भी खेले हुए। ऐसा नहीं कि नहीं खेले हुए। आप कभी भी चेंज हो सकता है, आपका नसीब कभी भी चेंज हो सकता है। आप मेहनत करते रहोगे पर आप वो लेवल पे होना चाहिए, उसके लिए ए बी डिवीजन में खेलना चाहिए। आप नीचे के डिवीजन में रहोगे और एक्सपेक्ट करोगे अभी मैं रणजी ट्रॉफी खेलूंगा तो सिलेक्टर वो परफॉर्मेंस नहीं देखते। पर आपको सीधा ऊपर भी नहीं जाना है, पहले नीचे से पहले आप परफॉर्मेंस करो, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप पहले से ही अच्छा लेवल खेल रहे हो तो ईजी हो जाता है, पर आप जस्ट स्टार्ट किए, थोड़े साल खेल रहे हो और आप एक्सपेक्ट करोगे मैं सीधा ऊपर खेलूँगा, तो वो मत करना। और कभी भी झूठ नहीं बोलना किसी को। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मैं ये खेला वो खेला हो, मैं इधर खेला वो खेला हो। देखो जिसको मालूम रहता है ना वो बराबर पकड़ लेता है कि क्या होता है, ये प्लेयर क्या है और सब कितना पानी में, वो सब मालूम पड़ जाए। जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको टाइम नहीं लगता है देखने में। इंजरी रहेगा, अपना डाइट अच्छा रखो, अपना इंजरी जो भी है आपको नॉलेज रहना ज़रूरी है। कौन से टाइम में आपको पुल हुआ है वहाँ पे स्ट्रेच करना है कि नहीं वो मालूम होना चाहिए। स्टीफ है तो वहाँ पे स्ट्रेच करना है कि नहीं मालूम होना चाहिए। क्योंकि मेरा शोल्डर जब सर्जरी हुआ तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरा इंजरी वो टेयर हुआ है कि नॉर्मल पेन है, वो कुछ कभी इंजरी हुआ ही नहीं था बड़ा। तो वो उसकी वजह से मेरा टेयर होते गया, मेरा करियर में थोड़ा इश्यूज आ गया। मैं नीचे 2 साल मेरा गैप पड़ गया उसमें, तो उसमें मेरा पर बॉलिंग में मीडियम पेस भी डालता था, वो मेरा स्पीड कम हो गया ड्रास्टिकली। तो वो सारे चीज़ें आप इंजरी अवॉइड करोगे ना तो आपका एक चांसेस रहता है बड़ा लेवल खेलने का। थैंक यू सो मच कौस्तुभ जी यहाँ पे आने के लिए। वी हैड अ वेरी लवली चैट। Thank you so much all your for calling me. struggles and all your stories, and we wish you all the best for your future endeavors. Thank you so much. Big shout out to Hell Energy for powering this episode. Stay charged, stay unstoppable. See you in the next one.